भाग 111। एक दुल्हन ऐसी भी राज। वामिका आदेश की कही बात सुन लेती है और आदेश की ओर बिना कुछ कहे किचन की ओर चली जाती है। आदेश और आदेश वहीं खड़े रहते हैं और एक दूसरे की ओर घूरते हैं। आदेश आदेश चेयर पर बैठ जाओ, वैसे भी वामिका तुम्हारे लिए खाना लेने गई है। ये सुनकर आदेश पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। आदेश वहां से वापस किचन की ओर आता है कि वामिका खाना लेकर बाहर की ओर आ रही होती है। आदेश को आते देख वामिका पूछती है, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ रहे हो? क्या वो अकड़ू चला गया है? आदेश धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था, तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं है? वामिका मुस्कुराकर कहती है, नहीं, आओ तुम भी बैठो। दोनों किचन की ओर आ जाते हैं। वामिका टेबल पर पूरा खाना लगा देती है और आदेश की ओर देखती है। तुम पता नहीं खा पाओगे या नहीं? आदेश मुस्कुराकर कहता है, तुमने बनाया है तो जरूर खाऊंगा। वामिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए आदेश और आदेश को खाना सर्व करती है। फिर वो कहती है, तुम लोग खाना शुरू करो। दोनों वामिका की ओर देखकर कहते हैं, तुम भी साथ बैठकर खा लो। एक साथ कहने की वजह से आदेश और आदेश फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, तुम इस तरह बैठ जाओ। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखकर कहते हैं, तुम बोलो पहले। ये देख वामिका को हंसी आ जाती है। वामिका, आदेश और आदेश तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। इधर रीता जी आदि के साथ बहुत घुल मिल जाती हैं और सुभी और रैना जी उनका पूरा ध्यान रखते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रीता जी रैना जी से कहती हैं, अच्छा माँ जी, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। रैना जी, पर क्यों, हमारे यहाँ आपको कोई कष्ट है क्या? रीता जी मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं माँ जी, यहाँ रहने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं अपनी सारी परेशानियों से दूर हो गई हूँ। आदि के साथ रहते हुए पता ही नहीं लगता कि वक्त कहाँ चला जाता है, पर मैं अब और आप लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। रैना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अपनों पर बोझ कैसे? आप यहाँ रुकी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें एक पल को भी ये नहीं लगा कि आप पराई हो। आप हमेशा मुझे अपनी सी लगी। इसी बीच रिया आती है और रैना जी को आवाज देती है, अब दादी माँ कहाँ हो आप? आदि, सुभी, कहाँ हो तुम सब? कोई भी नजर नहीं आ रहा। रिया उस तरफ आती है जहाँ रैना जी और रीता जी बैठी होती है। रिया, दादी माँ कब से आपको आवाज दे रही थी और आप यहाँ पर बैठी हो? रीता जी की रिया की तरफ पीठ होती है, लेकिन वो रिया की आवाज पहचान लेती है। जैसे ही रिया रैना जी के पास पहुंचती है तो रीता जी को वहां देख हैरान हो जाती है। वहीं हैरानी रीता जी के चेहरे पर भी दिखती है। रैना जी, अरे तुम आ गई, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सुभी और आदि बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। आदि तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। रैना जी रीता जी की ओर देखकर रिया से कहती है, ये रीता जी है, हमारी मेहमान है। रिया, मैं इन्हें जानती हूँ दादी। कहकर वो रीता जी के पास जाती है, उन्हें गले लगाती है और मुस्कुराकर कहती है, कैसी हो आप माँ, बहुत समय बाद हम मिले हैं। रीता जी रिया को देख इमोशनल हो जाती है और उसे कसकर गले से लगा लेती है। रिया, आप ठीक तो हो माँ, और आप यहाँ क्या कर रही हो? रीता जी कुछ कह नहीं पाती, बस नम आंखों से रिया को कुछ देर तक देखती रहती है। कुछ देर बाद रीता जी अपने कमरे में होती है और रिया को जो कुछ भी हुआ सब बता देती है। सुनकर रिया उनकी ओर देखती है और कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ माँ, बस ये बात मुझे नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था कि लोग आपको इस हद तक ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो आगे कहती है, पर अब आप चिंता मत कीजिए, आदेश सब कुछ संभाल लेगा। ये सुनकर रीता जी कहती है, पर बेटे तुम? रिया मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, आदेश के लिए वो लड़की बिल्कुल सही है। उसने आदेश के लिए जो कुछ किया है मैं कभी नहीं कर पाती। मैं उसकी सिर्फ दोस्त हूँ, एक अच्छी दोस्त जो उसकी हेल्प कर सकती है। फिर वो वामिका के साथ हुई सारी मुलाकात के बारे में उन्हें बताती है और आदेश के बारे में भी बताती है कि कैसे वामिका ने उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे रीता जी के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उन्हें ये भी पता लग जाता है कि आदित्य वामिका और आदेश का बेटा है और ये वही घर है जहाँ वो रह रही है। रैना जी उसकी दादी माँ है और सुभी उसकी इकलौती दोस्त है। सब जानकर रीता जी को बहुत सदमा लगता है और उन्हें आदेश की वो बात याद आती है कि वामिका केवल दूसरों के लिए जीना चाहती है। माँ, वो सोचती है कि उन्होंने आदेश से वामिका को लेकर कहा था कि उसका कोई स्टेटस नहीं है, घर परिवार नहीं है। ये सब सोचते हुए वो इमोशनल हो जाती है और रिया से कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी रिया, बहुत बड़ी गलती। वो आगे कहती है, मैं फिर से दो प्यार करने वालों के बीच आ गई। मुझे आदेश के प्यार को समझना चाहिए था, पर मैंने उनके साथ ठीक नहीं किया। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं उन दोनों के बीच आऊं। मैं खुद एक अच्छी माँ नहीं बन सकी जो हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचती थी। वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई रिया, नहीं बन पाई। ये कहते हुए वो बेड पर बैठ जाती है। रिया उनकी ओर देखती है और पास आकर कहती है, खुद को संभालिए माँ, मुझे भी प्यार का सही मतलब वामिका नहीं समझाया है। प्यार केवल किसी को बांध कर रखने में नहीं, उसे खुला छोड़ देने में है। अगर वो आपका है तो जरूर आपके पास आएगा। रीता जी रिया से कहती है, आज तक मैं सिर्फ यही समझती रही कि अपने प्यार को हमेशा अपने पास रखो, तभी तो मैं अपना प्यार कभी ना पा सकी, क्योंकि हमेशा मैंने उसे बांधना चाहा। इधर रैना जी ये सब सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठते हुए सोचती है, मेरी बच्ची इस हद तक दर्द से गुजरी है कि मुझे पता भी नहीं चला। बेचारी सब कुछ अकेली सहती रही, सबको संभालती रही, पर उसे संभालने वाला कोई नहीं था। अपने दर्द को अपनी मुस्कान से छुपा कर रखती रही, मेरी बच्ची। वो सोचते हुए अपनी आंखों को पोंछती है और फिर अपनी पुरानी संदूक से कुछ सामान निकालकर रीता जी के कमरे में जाती है। रीता जी और रिया वामिका के बारे में बात कर रही होती है। रैना जी को देखकर रीता जी उनके पास आकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मैंने आपकी पोती को बहुत दुख दिया है। रैना जी मुस्कुराते हुए कहती है, माफी मत मांगिए, ये सब तो उन दोनों के साथ होना ही था, यही तो श्राप है। सच्चा प्यार सिर्फ सच्चाई से मिलता है, और फिर चाहे उस सच्चाई के रास्ते में कितने ही दुख क्यों ना आए, कितनी ही अड़चने क्यों ना आए, अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो अडिग रहेगा। वो आपको कभी गिरने या चोट लगने नहीं देगा, क्योंकि वो अटल है, सत्य है और सुंदर है। रीता जी ये सुनकर कहती हैं, आप सही कह रही हैं माँ जी। फिर वो अपनी सास द्वारा बताया सच साझा करती है कि ससुर जी की शादी पहले भी एक सुंदर लड़की से हुई थी, लेकिन वो केवल एक रात की दुल्हन बनकर रह गई थी। रैना जी कहती हैं, मैं जानती हूँ, और एक पोटली रीता जी के सामने रख देती है। रीता जी हैरानी से पोटली की ओर देखती है और फिर उसे खोलते हुए मखमली लाल रंग का दुपट्टा और एक सुंदर डिजाइनर लाल रंग का जूता निकालती है।
रीता जी इन वस्त्रों को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये सब उसी सामान का हिस्सा है जो उनकी सास ने उन्हें दिया था। हैरानी और परेशान होकर वो रैना जी की ओर देखती है। रैना जी मुस्कुराते हुए कहती है, परेशान और हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस शाप का मैं जीता जागता स्वरूप हूँ। मैं ही हूँ जो सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनी, पर किसी की पत्नी नहीं। ये सुनकर रीता जी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल जाती है और वो परेशान होकर रैना जी को एक टक देखती रहती है। रिया भी हैरान परेशान रैना जी की ओर देखती है। कोई भी समझ नहीं पाता कि आगे क्या कहना है। रीता जी बस एक टक रैना जी को और जूते की ओर देखती रहती है। इसके अलावा कोई और भी वहां होता है जो ये सब सुन लेता है और हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी 112 एक दुल्हन ऐसी भी राज। मगर उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी उनकी सारी बातें सुन रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि वामिका थी। वामिका ये सब सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि ये राज तो उसे भी पता नहीं था। वामिका अंदर आते हुए कहती है, दादी माँ ये आप। रैना जी उसकी ओर देखती है हैरान और फिर नम आंखों से कहती है, तू आ गई मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बच्चा, मैं तुझे समझ नहीं पाई, तेरा ख्याल नहीं रख पाई। ये कहकर वो वामिका को गले लगा लेती है। रीता जी और रिया भी वामिका की ओर देखते हैं। वामिका रिया से मिलती है और फिर रीता जी के पास जाकर नम आंखों से कहती है, आप कैसी है माँ? वो चुप हो जाती है और फिर कहती है, मेरा मतलब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे सुबह से पता चला कि आप काफी बीमार थी। ये सुनकर रीता जी कहती है, मैं ठीक हूँ अब, पर तुम नहीं बदली। ये सुनकर वामिका हैरानी से उनकी ओर देखते हुए पूछती है, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? रीता जी नाराजगी जताते हुए कहती है, हाँ गलती, वो भी बहुत बड़ी। वामिका परेशान होकर कहती है, क्या हुआ है माँ? और फिर से चुप हो जाती है। रीता जी उसे गले लगाते हुए कहती है, यही कि तुमने मुझे मेरे पोते से इतने साल दूर रखा, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। ये देखकर वामिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ, पर मैं क्या करती? रीता जी कहती है, मैं सब जानती हूँ, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर वामिका कहती है, नहीं माँ, आप कुछ नहीं करेंगी। अब जो भी करना है वो सब आदेश को खुद ही करना है। आपने मुझे माफ कर दिया और आप मेरे साथ हो, ये सब मेरे लिए काफी है। रीता जी वामिका की ओर देखती है और कहती है, पर बेटे आदेश वो सब कैसे कर पाएगा? वामिका मुस्कुराकर कहती है, सब करेंगे माँ, आदेश सब कुछ कर सकते हैं और वो खुद से सब सही कर देंगे, वो भी बहुत जल्द। बस हमें उनको ये सब करते हुए देखते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है उन पर और हमारे प्यार पर। अब कोई मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आएगी और जो है वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, आप देखिएगा। रीता जी मुस्कुराकर वामिका को गले लगा लेती है। रैना जी और रिया भी ये देख खुश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सब लोग बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। वामिका रैना जी से कहती है, दादी माँ आपने तो अपनी स्टोरी पूरी की ही नहीं, चलिए बताइए क्या हुआ था, हमें भी तो पता चले कि आखिर एक दिन की दुल्हन का राज क्या है। ये सुनकर रैना जी मुस्कुराकर कहती है, राज तो कुछ भी नहीं है बेटे, पर ये सब सच है। और फिर वो कुछ सोचकर बताने लगती है। महेश जी के पिता अविनाश जी जब हमारे गांव में आए थे तो उनके आने पर बहुत बड़ा जश्न मनाया गया था। कहते हैं कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और शादी के 10 साल बाद वो पैदा हुए थे, पर कुछ समय बाद ही उनके पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इसलिए उनकी माँ ने उन्हें 10 साल का होते ही विदेश पढ़ने भेज दिया था। मैं मेरे माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रैना जी मुस्कुराते हुए वामिका से कहती है। ये सुनकर वामिका पूछती है, फिर क्या हुआ दादी माँ? रैना जी बताती है, मैं हमारे ही गाँव के एक लड़के से प्यार करती थी जो तुम्हारे दादाजी थे, पंकज जी। मगर अविनाश जी ने मुझे अपने आने की खुशी में हुए जलसे में देखा तो वो मुझे देखते ही रह गए और मुझसे शादी करने के लिए उत्सुक हो गए। वो किसी भी तरह मुझसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने मेरे माता पिता को पैसे देकर मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। शादी का सारा खर्चा खुद उठाने की बात कहकर उन्होंने मेरे माता पिता को भी राजी कर लिया। मैंने माता पिता को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं माने। पर मैं तुम्हारे दादाजी यानी पंकज जी से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए मैंने एक फैसला लिया कि जो भी हो मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर शादी हो भी गई तो मैं उनकी पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। मगर अफसोस मुझे शादी से भागने का कोई मौका न मिला और मेरी शादी अविनाश जी से हो गई। लेकिन उस घर पर लगे श्राप के बारे में जानकर मैंने और तुम्हारे दादाजी ने भागने का प्लान बनाया और फिर शादी की रात। रैना जी कहते कहते रुक जाती है। वामिका उत्सुक होकर पूछती है, क्या हुआ दादी माँ शादी की रात को? रैना जी बताती है, उस रात जब मैं शादी करके उस घर में गई तो लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई थी ये देखने के लिए कि आखिर किस लड़की ने वहां शादी की है, क्योंकि उस घर पर लगे श्राप के अनुसार अविनाश जी की पहली पत्नी मर जाएगी। इधर अविनाश जी कमरे में आए और उन्होंने मुझसे कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि वो इन सब बातों को नहीं मानते और उन्हें मैं बस पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने पैसा देकर मुझसे शादी कर ली। लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। तभी उन्होंने वहां रखा दूध का ग्लास उठाया और पीने लगे, मगर कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गए। ये देख मैं हैरान और परेशान हो गई कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। पर तभी उस घर की रक्षक वहां आई और उसने मुझसे सवाल किया कि क्या मैं अविनाश जी से प्यार करती हूँ या नहीं, अगर नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर मैंने भी उन्हें निडरता से जवाब दिया कि नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं करती और मेरा प्यार यानी तुम्हारे दादाजी मेरा इंतजार पहाड़ी पर कर रहे हैं। ये सुनकर उस रक्षक ने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी तो शादी यहाँ क्यों की? मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरे माँ बाप को पैसे दिए थे और उनसे वचन लिया था कि वो मेरी शादी उनसे करेंगे। तो तुम राजी क्यों हुई? उस रक्षक ने पूछा और फिर मुस्कुरा कर कहा, पैसों के लिए? मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करती हूँ और उनके दिए वचन का मान रखते हुए शादी की। पर मैं इनकी पत्नी कभी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं अब अपना वादा जो मैंने अपने प्यार से किया है निभाऊंगी
और अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे कर न तो मेरे माता पिता का वचन टूटेगा और ना ही मेरा। और वैसे भी घर पर लगे श्राप के अनुसार आज इनकी पहली पत्नी की मौत हो जाएगी, तो इनकी भी कोई बदनामी नहीं होगी। मेरे निडरता से दिए गए जवाब सुनकर उस रक्षक ने मुझे वहां से जाने दिया और कहा, सच्चा प्यार बहुत मुश्किलों से मिलता है और तुमने अपनी सारी मुश्किलों को पार करने की कोशिश की बिना किसी डर के, और तुमने आज अपने प्यार को पा लिया। तुम जा सकती हो अपने प्यार के पास। और ये कहकर वो अदृश्य हो गई और मैं वहां से भाग गई। मगर हैरानी की बात ये थी कि वहां कोई भी जागा हुआ नहीं था, सब गहरी नींद में थे, इसलिए मुझे भागने में कोई परेशानी नहीं आई और मैं अपने प्यार के पास पहाड़ी पर पहुंच गई। मगर रक्षक के कहे अनुसार मैंने अपने दुपट्टे की एक कतरन को पहाड़ की झाड़ियों में फंसा दिया और खाई के थोड़े से पास एक जूता छोड़ दिया, ताकि सबको यही लगे कि अविनाश जी की पहली पत्नी श्राप के कारण मर गई है। अगले दिन हमें ढूंढा गया और अविनाश जी को सब सच पता लग गया, पर हम उनकी पहुंच से बहुत दूर चले गए थे, इसलिए वो हमें ढूंढ नहीं पाए और उन्होंने भी गाँव में फैली उस अफवाह पर मोहर लगा दी। ये सुनकर वामिका, रिया और रीता जी की आंखें नम हो जाती है। वामिका पूछती है, फिर क्या हुआ दादी माँ, क्या आप अपने प्यार के साथ खुश थी? रैना जी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बहुत खुश। हम दोनों ने मिलकर देहरादून में अपना एक घर बनाया और फिर मेरी जिंदगी में आए तुम्हारे पापा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा डर भी, क्योंकि मेरे इस कदम की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया। मेरे माता पिता को उस गांव से निकाल दिया गया था और जब वो गांव से निकले तो उनकी मौत हो गई थी। ये शादी का जोड़ा और जूता जब कभी भी देखती तो मुझे पिछली बातें याद आती और मैं डर जाती, क्योंकि वो रक्षक हमेशा मुझे कुछ कहना चाहती थी, पर मैं आज तक समझ नहीं पाई। फिर तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद तुम्हारे पिताजी ने घर संभाला और उनकी शादी तुम्हारी माँ से हुई। दोनों बहुत खुश थे और एक बार फिर से खुशियों ने मेरे घर दस्तक दी और तुम हमारी जिंदगी में आई। उस दिन बरसात का मौसम बन रहा था और तुम्हारे पिताजी को कुछ काम से बाहर जाना था। तुम्हारी माँ ने बहुत मना किया, पर वो नहीं माने, तो तुम्हारी माँ भी उनके साथ चली गई, तुम्हें मुझे सौंपकर। घर से निकले और कुछ दूर ही पहुंचे थे कि आसमान से जोरदार बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बांध टूट गया और तुम्हारे माँ बाप एक साथ उसमें डूब गए और उनका कुछ पता नहीं चला। मैंने अपना बेटा बहू और तुमने अपने माँ बाप खो दिए थे, मगर तुम मेरे पास थी, उनकी प्यार की निशानी, और भगवान की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक थी, हंसमुख और चंचल। तुम और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी बन गए और देखो आज तक हम साथ हैं। तुम्हारे दादाजी, पिताजी और माँ हमेशा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। रैना जी की बातें सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। रैना जी फिर कहती हैं, और आज जब मुझे पता चला कि तुम उस खानदान की बहू बन गई हो, तो मेरे दिल पर जो बोझ था वो भी आज खत्म हो गया। ये लो तुम्हारी अमानत, तुम्हारी बहू और ये चुन्नी और जूता। आज उस खानदान को उनकी असली बहू वापस मिल गई है, जो एक रात की दुल्हन नहीं बल्कि एक पत्नी है और एक बच्चे की माँ भी। रीता जी रैना की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं, आपने आज मेरे सिर पर से भी बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। आपने मुझे मेरे घर की अमानत लौटाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब मैं अपनी अमानत को कहीं जाने नहीं दूंगी, हमेशा अपने घर में, अपने दिल में संभाल कर रखूंगी, हमेशा के लिए। ये कहकर वो वामिका को अपने गले से लगा लेती है। सब बहुत खुश होते हैं। तभी रीता जी वामिका से पूछती हैं, क्या आदर्श जानता है कि तुम उसके बच्चे की माँ हो और ये बच्चा उसका और तुम्हारा है? ये सुनकर वामिका थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, नहीं माँ, अभी नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं चाहती हूँ कि वो खुद इस बात का पता लगाए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 113, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। आदर्श वामिका के अचानक गायब हो जाने से फिर से उदास हो जाता है और उसके बारे में ही सोचता रहता है। मन ही मन वो सोचता है, क्यों ना आदेश से पता करूं, उसे तो पता ही होगा कि वामिका कहाँ है, क्योंकि देहरादून में तो वो है नहीं, तो आखिर वामिका कहाँ जा सकती है। आदेश को कॉल करता है, लेकिन आदेश वामिका की बात न मानने के कारण उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। आदेश की बात सुनकर आदेश फोन रख देता है और फिर मन ही मन सोचता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही हो। मुस्कुराते हुए वो कहता है, पर तुम भूल गई वामिका, इस खेल का खिलाड़ी मैं हूँ बचपन से और मैं तुम्हारा पता लगा कर ही रहूंगा बहुत जल्द। आदेश अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे सुरभि की याद आती है, जो वामिका की दोस्त है। वो तुरंत रणबीर को अपने कैबिन में बुलाता है। रणबीर अंदर आते हुए कहता है, जी मिस्टर सिंघानिया, आपने मुझे बुलाया? आदेश उसकी ओर देखते हुए कहता है, हाँ, कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय थी, मिस सुरभि, क्या तुम उसे जानते हो? ये सुनकर रणबीर मन ही मन सोचता है, ये सुरभि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कहीं वो इन विचारों में ही खोया होता है कि आदेश फिर से पूछता है, बोलो क्या तुम जानते हो उसे, वो कहाँ रहती है? रणबीर जवाब देता है, जी सर, सुरभि यही शहर के दूसरे साइड में रहती है, उसका अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और वो किसी वामिका शर्मा की पार्टनर है, पर अभी वो यहाँ नहीं है, वो कुछ समय के लिए अपनी दोस्त के यहाँ धर्मशाला गई है। ये सुनकर आदेश मुस्कुराकर कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो। रणबीर कुछ देर तक आदेश की ओर एक टक देखता रहता है। आदेश फिर से रणबीर की ओर देखता है और कहता है, तुम जा सकते हो रणबीर, या तुम्हें कुछ और कहना है? रणबीर सकपकाकर कहता है, नहीं सर, पर एक बात पूछनी थी, आप सुरभि को क्यों ढूंढ रहे हैं? आदेश मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। रणबीर हैरान होकर पूछता है, काम है मतलब? आदेश रणबीर की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? अब तुम जा सकते हो और मैं भी जा रहा हूँ कुछ समय के लिए धर्मशाला, तो प्लीज यहाँ का काम अच्छे से संभालना, ठीक है, बाय। ये कहकर आदेश मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर निकल जाता है। रणबीर उसे इस तरह मुस्कुराते हुए जाते देख परेशान और हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, आखिर आदेश सर को हुआ क्या है? वो सुरभि के बारे में क्यों पूछ रहे थे? कहीं वो उसमें इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे? और सुरभि भी अक्सर मिस्टर सिंघानिया के लिए खाना भेजती रहती है, कहीं वो आदेश सर को लाइक करने लग गई हो? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। सुरभि को मैं पसंद करता हूँ, आई मीन आई लव हर,
लेकिन आदिश सर, नहीं सर प्लीज, बड़ी मुश्किल से मैं उससे बात कर पाया हूँ, प्लीज आप कुछ मत कीजिएगा, कहीं वो आपकी फैन हो गई तो मैं क्या करूंगा। रणबीर जल्दी से कैबिन से बाहर निकलकर आदिश के पीछे दौड़ लगा देता है। इधर आदिश मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, सो मिस वामिका आदिश सिंघानिया, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, तो डोंट वरी, तुम्हारा सुपर स्मार्ट हस्बैंड तुम्हारे पास बहुत जल्द पहुंचने वाला है, तो वेट एंड वॉच, तुम्हारे गुस्से को कैसे प्यार में बदलता हूँ, देखती रह जाओगी। ये सोचकर आदिश अपनी कार का लॉक खोलता है और कार में बैठने ही लगता है कि रणबीर वहां आकर उसे रोकता है। ठहरिए मिस्टर सिंघानिया। रणबीर की आवाज सुनकर आदिश उसकी ओर देखता है और उसे इस तरह हाँफते देख हैरान होते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और अपनी कार से पानी की बोतल निकालकर रणबीर की ओर बढ़ाते हुए कहता है, लो पानी पियो पहले। रणबीर आदिश के हाथ से पानी ले लेता है और एक ही सांस में पानी पी लेता है। आदिश उसे देख हैरान हो रहा होता है और मन ही मन सोचता है, इसे क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहा है, और पानी तो इस तरह पिया है जैसे ट्रेन छूटने वाली हो। रणबीर आदिश से कहता है, आदिश सर आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आदिश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, हाँ साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मुझे अर्जेंटली निकलना भी है। रणबीर पूछता है, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? और आदिश की ओर देखता है। आदिश हैरान होकर पूछता है, मगर क्यों, तुम ऑफिस में नहीं रहोगे तो ऑफिस कौन संभालेगा? रणबीर जवाब देता है, सर वहाँ हम मिस वामिका शर्मा से भी मिल सकते हैं और उनके होटल चेन के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं जो हम फाइनेंस कर रहे हैं। ये सुनकर आदिश मन ही मन हैरान होते हुए सोचता है, क्या ये लड़की होटल चेन स्टार्ट कर रही है सच में? फिर वो उस दिन के बारे में सोचता है जब उसने अनुष्का समझ वामिका को सेल्फ डिपेंडेंट होने का लेक्चर दिया था और वामिका उसे जवाब देने वाली थी मगर कहते कहते रुक गई थी। आदिश ये सब सोचते हुए मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, सच में वामिका तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने अपनी फैमिली को संभालने के लिए बहुत कुछ किया, वो भी बिना किसी की मदद के। पर अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं टिपिकल हस्बैंड की तरह तुम्हें काम छोड़ने को नहीं कहूंगा, बल्कि तुम अपना काम मेरे साथ भी कंटिन्यू कर सकती हो। आदिश फिर मन ही मन सोचता है, पर उससे पहले मुझे डाउट भी क्लियर करना है कि वो बच्चा किसका है, क्या वो सच में हमारे प्यार की निशानी है या फिर सच में तुमने रिहान से शादी कर ली है। ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है वामिका। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी शक हमारे रिश्ते में दरार लाए, और अगर तुम्हें भी मुझ पर किसी भी तरह का कोई शक है तो तुम भी क्लियर कर सकती हो। हम दोनों एक साथ रहकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे जिसमें कोई शक या झूठ ना हो, बस हम दोनों का प्यार हो। फिर आदिश रणबीर की ओर देखते हुए कहता है, ठीक है तुम भी चलो साथ में। दोनों कार में बैठकर धर्मशाला के लिए निकल पड़ते हैं। रीता जी कुछ दिनों के लिए रिया के साथ वामिका के घर से चली जाती है, जबकि महेश जी धर्मशाला के लिए रवाना होते हैं क्योंकि उन्होंने वामिका को वहाँ एक बार देखा था। सभी अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अनुष्का अस्पताल से घर लौट आई होती है और घर पर ही आराम कर रही होती है। इस बीच अनुपमा जी मिस्टर सिंह से वामिका का पता लगाने के लिए कहती है ताकि वो उसे बदला ले सके। आदेश ऑफिस और घर दोनों पर नजर रखे हुए है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अनुपमा जी और अनुष्का की वजह से वामिका पर कोई मुसीबत आए। वामिका रैना जी के साथ बैठी हुई कहती है, दादी माँ बहुत समय हो गया हम लोग एक साथ पिकनिक मनाने नहीं गए जैसे पहले जाया करते थे। ये सुनकर रैना जी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बहुत समय हो गया है। वामिका उत्साहित होकर कहती है, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए देहरादून चले और वहाँ कुछ दिन बिताएं। आदि को भी मेरे बचपन की जगहों से और अपने नाना नानी की जड़ों से जुड़ने का मौका मिलेगा। सुबी भी हमारे साथ होगी तो बहुत मजा आएगा। हम फिर से उसी सोनाबाद वाले कॉटेज में रहेंगे जो वहाँ का सबसे पुराना है। आदि के लिए तो सब कुछ नया होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ रैना जी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम मेरा मजाक बना रही हो। हाँ ये कहकर वामिका के कान खींचने लगती है। उसी वक्त सुबी और आदि वहाँ आ जाते हैं। आदि अपनी नानी को वामिका के कान खींचते हुए देखकर कहता है, वाह नानी आप मम्मा को क्यों डांट रही हो? आप तो कहती हो ना कि मम्मा बहुत अच्छी बच्ची है, अब क्या किया मम्मा ने? रैना जी आदि को पास बुलाते हुए कहती है, तुम्हारी मम्मा ने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, मैं तो उसे बस प्यार से कह रही थी। आओ तुम्हें एक बात बताती हूँ, क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे? आदि खुशी से कहता है, हाँ नानी जरूर चलूंगा। रैना जी आदि को लेकर कमरे में चली जाती है। इस पर सुबी वामिका से पूछती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, हम लोग देहरादून जा रहे हैं फिर से पिकनिक मनाने के लिए। सुबी खुश होकर वामिका का हाथ पकड़कर नाचने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि रणबीर उससे मिलने धर्मशाला आ रहा है और उससे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता है। सुबी अचानक रुककर कहती है, विमी तुम चली जाओ मैं नहीं जा सकती। वामिका हैरानी से पूछती है, अभी तो तुम जाने के नाम पर नाच रही थी, अब क्या हुआ? सुबी शर्माते हुए कहती है, रणबीर मुझसे मिलने धर्मशाला आ रहा है और उसने कहा है कि उसे मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तुम यहीं रुक जाओ, मैं दादी और आदि वहाँ चले जाएंगे। सुबी खुश होकर कहती है, थैंक यू विमी। अच्छा ये बताओ तुम कब जा रही हो? वामिका जवाब देती है, हम आज शाम में निकल जाएंगे। इसके बाद दोनों वामिका के कमरे में जाकर पैकिंग करने लगती हैं। कुछ देर बाद वामिका आदि और रैना जी देहरादून के लिए निकल पड़ते हैं। वामिका के जाने के बाद सुबी के पास रणबीर का कॉल आता है। अगले दिन वामिका आदि और रैना जी देहरादून पहुंच जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वे लोग उस पुराने सोनाबाद कॉटेज की ओर जाते हैं जहाँ खाने पीने से लेकर रुकने तक का पूरा इंतजाम होता है और वहाँ की खास ड्रेस पहननी होती है। वामिका मुस्कुराते हुए आदि को सब दिखा रही होती है और वहाँ के बारे में बता रही होती है कि जब वो बचपन में रैना जी और सुबी के साथ वहाँ आया करती थी। आगे बढ़ते हुए अचानक रैना जी किसी से टकरा जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि आदिश होता है। आदिश को देखकर रैना जी गुस्से में कहती है, कैसे घूम रहे हो जैसे बाग में आए हो? आदिश माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मैम मैंने देखा नहीं। रैना जी उसे घूर कर देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। इधर आदिश इधर उधर देखते हुए सोचता है, ये क्या जगह है, यहाँ पर पिकनिक कौन मनाता है? तभी एक आवाज आती है, यहाँ पर पिकनिक हम मनाते हैं पर तुम जैसे अमीरों को यहाँ नहीं आना चाहिए। आदिश पीछे मुड़कर देखता है और वामिका को देखकर हैरानी से कहता है, आदिश पीछे मुड़कर देखता है और वामिका को देखकर हैरानी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही हो क्या? वामिका उसे घूरते हुए जवाब देती है, मैं नहीं तुम। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 114, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। वामिका गुस्से से आदिश की ओर देखते हुए कहती है, मैं नहीं तुम मेरे पीछे पड़े हो। ये सुनकर आदिश वामिका के करीब आकर सक पकाते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? मैं क्यों तुम्हारे पीछे आऊंगा? मेरा मन किया इसलिए मैं यहाँ आया। वामिका उसकी ओर घूर कर देखती है और फिर आदि का हाथ पकड़कर कहती है,
चलो आदि, हम कहीं और चलते हैं। आदि वामिका की ओर देखता है और फिर मुड़ मुड़कर आदिश की ओर देखता रहता है। वामिका गुस्से में खुद से बात करते हुए कहती है, एक तो मेरे पीछे यहाँ तक आया है और ऊपर से भाव दिखा रहा है। कोई किसी को ऐसे मनाता है क्या? अभी भी अकड़ू का अकड़ू ही है, कुछ नहीं बदला। आदि वामिका को गुस्से में देख कंफ्यूज होकर पूछता है, मम्मा आप खुद से क्या बात कर रही हो? और वो अंकल कौन थे? आप उनसे गुस्सा हो रही हो क्या? उन्होंने कुछ कहा है आपको? वामिका आदि की बात सुनकर चुप हो जाती है और फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, कुछ नहीं बच्चा, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम बताओ, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? आदि मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। इस बीच आदिश मन ही मन सोचता है कि जब रणबीर ने सुबह को फोन किया था ये बताने के लिए कि वो पहुंचने वाला है, तब उसने सुबह से बातचीत के दौरान पता लगा लिया था कि वामिका देहरादून गई है। और ये जानने के बाद आदिश भी बीच रास्ते से ही देहरादून आ गया था। लेकिन यहाँ आकर वो खुद कंफ्यूज है कि वामिका को कैसे मनाए, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही अजीब और नया है। जहाँ जहाँ वामिका जाती, आदिश भी उसके पीछे पीछे होता, कभी खाने की टेबल पर, कभी सोना बात के समय, कभी एक्सरसाइज के दौरान, तो कभी शाम की वॉक पर। वो एक भी मौका नहीं छोड़ता वामिका से बात करने का, लेकिन वामिका कभी उसकी ओर देखती तक नहीं और हमेशा आदि के साथ लगी रहती। आदिश मन ही मन आदि को भी पसंद करने लगा था और उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन वामिका कभी आदि को आदिश के करीब नहीं जाने देती। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आदिश को एक बार भी वामिका से बात करने का मौका नहीं मिल पाता। आदिश मन ही मन सोचता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आदिश कुछ सोच, वामिका को कैसे मनाएगा, क्योंकि वो तो तुमसे बात भी नहीं कर रही है। और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए वो रणबीर को कॉल करता है और उससे बात करता है। रणबीर से बात कर लेने के बाद आदिश मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर आता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से चेकआउट की बात करता है। आदिश को चेकआउट करते हुए वामिका देख लेती है और मन ही मन सोचती है, ये तो जा रहा है, अगर इसे जाना ही था तो ये यहाँ मेरे पीछे क्यों आया? शायद मैं ही गलत समझ रही थी। ये सोचकर वामिका का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन आदिश उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो वहाँ से जाने से पहले वामिका के लिए एक नोट लिखकर छोड़ देता है और चला जाता है। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट वामिका के पास आती है और कहती है, मैम ये मिस्टर सिंघानिया ने आपके लिए दिया है। वामिका उसकी बात सुनकर नोट ले लेती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। कमरे में जाकर वो नोट पढ़ती है, प्यारी बीवी वामिका आदिश सिंघानिया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अभी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम अभी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। हमारी लाइफ में पहले से ही बहुत सी गलतफहमियां रही हैं, लेकिन अब जब मैं सब कुछ जान चुका हूँ तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूँ। जो ख्वाब हमने साथ देखे थे उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। बस एक आखिरी गलतफहमी जो हमारी बीच थी वो भी अब दूर हो चुकी है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। अगर तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो तो वहीं मिलना जहाँ हम पहली बार मिले थे। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। अगर नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो और शायद मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। वामिका ये नोट पढ़कर परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आदिश आखिर उसे कहना क्या चाहता है। वो आदिश की कही बातों के बारे में सोचने लगती है। इधर आदिश वापस शहर आ जाता है और रणबीर से मिलने के लिए सीधे अपने ऑफिस की ओर बढ़ता है। दरअसल आदिश ने रणबीर को धर्मशाला भेजा था ताकि वो वहाँ रुककर वामिका के बारे में पता लगा सके। जब रणबीर धर्मशाला पहुंचा तो उसने वहाँ रेहान से मुलाकात की और वामिका और आदिश की सच्चाई के बारे में सारी बातें बताई। रणबीर ने आदिश को सब कुछ बता दिया और बताया कि रेहान आदिश से मिलना चाहता है, इसलिए आदिश को देहरादून से वापस शहर आना पड़ा। आदिश अपने कैबिन में प्रवेश करते हुए गुड मॉर्निंग रणबीर कहता है। रणबीर आदिश की ओर देखता है और जवाब देता है, गुड मॉर्निंग सर, सब ठीक है? रेहान जी बस अभी यहाँ आते ही होंगे। तभी रेहान वहाँ आता है और दरवाजे पर खड़े होकर पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आदिश जी जरूर कहते हुए रेहान को अंदर आने का इशारा करता है। आदिश उसे कैबिन के दूसरी ओर रखे काउच पर बैठने के लिए कहता है। दोनों बैठते हैं और आदिश रणबीर से 2 कॉफी लाने को कहता है। रेहान की ओर देखते हुए आदिश पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप और वामिका एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये सुनकर रेहान आदिश की ओर देखता है और फिर बोलता है, बिल्कुल मिस्टर सिंघानिया, मैं वामिका को आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से जानता हूँ। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, लेकिन उस समय भी उसे खुद से ज्यादा आदेश की चिंता थी क्योंकि आदेश कोमा में था। दोनों का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। रेहान फिर आदिश को उस हादसे से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देता है। ये सुनकर आदिश को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो मन ही मन सोचता है, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ और मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। मैं उस अनुष्का और उसकी माँ को ही संभालता रहा, जबकि देखभाल तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए थी। तुमने कितना कुछ सहा है वामिका, और मेरे बच्चे को इस तरह दुनिया में लाने के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आदिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है, मुझे माफ कर दो वामिका, अब मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। आदि मेरा बेटा है और मैं इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। आदिश का चेहरा मुस्कुरा उठता है और वो नम आंखों से कहता है, आदि मेरा बेटा है, हाँ वो मेरा बेटा है। फिर वो रेहान की ओर देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच रेहान, मुझे ये सब बताने के लिए। मुझे पता तो था कि आदि मेरा बेटा है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे भी मोहरा बनाकर हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करे, इसलिए मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता था। थैंक यू सो मच सब सच बताने के लिए। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है मिस्टर सिंघानिया। वामिका ने बहुत दुख और तकलीफें सहन की है तो उसे उससे भी ज्यादा खुशियां और सुख तो मिलना ही चाहिए। तभी अनुपमा जी गुस्से में कैबिन में अंदर आती है और चिल्लाती है, कभी नहीं। ये सुनकर आदिश और रेहान उनकी ओर देखते हैं। अनुपमा जी गुस्से में कहती है, मेरी बेटी की खुशियों को छीनने वाली वो लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है, वो खुशियों को नहीं बल्कि दुख और तकलीफों को डिजर्व करती है। ये सुनकर रेहान हैरान होता है। वहीं आदिश गुस्से में उनकी ओर बढ़ते हुए कहता है, आप क्या कर रही हैं मिसेस रॉय? आप होश में तो हैं? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? शी इज माई वाइफ, वामिका मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी वामिका आदिश सिंघानिया। फिर वो गुस्से से कहता है, तो कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने उसके खिलाफ एक भी गलत शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं, समझिए आप? ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे आपको और आपकी बेटी को अंदर करवाने में। ये सब सुनकर अनुपमा जी गुस्से में कहती है, उस लड़की ने मेरी बेटी की जो हालत की है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, और ना ही तुम्हें, मेरी बेटी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले तुम। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम जेल में होंगे, वो भी अपनी उस सो कॉल्ड पत्नी के साथ, समझे? तो धमकियां किसी और को देना। ये कहकर अनुपमा जी जल्द ही वहां से निकल जाती है। आदिश और रेहान कुछ देर वहीं खड़े उनकी बातें सुनते रहते हैं। फिर रेहान आदिश की ओर देखकर पूछता है, ये औरत कौन थी
और ये वामिका को क्यों मारना चाहती है? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर सिंघानिया। प्लीज, ये जो भी है, लेकिन वामिका आपकी जिम्मेदारी है। आपको ही उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। आदिश रेहान को शांत करते हुए कहता है, काम डाउन रेहान, सब ठीक है। मैं हूँ वामिका के साथ और मैं देखता हूँ कि कौन उसे हाथ भी लगाता है। फिर आदिश गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन मॉल से बाहर आने पर उसे अनुपमा जी कहीं नजर नहीं आती। वो अपनी कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। उधर रेहान भी वहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ वामिका आदिश के बारे में सोचते हुए उसके लिखे नोट की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, मैं जरूर आऊंगी आदिश, पर उससे पहले मुझे दादी माँ और आदि को घर पर छोड़ना होगा। ये सब सोचकर वामिका आदि और रैना जी को लेकर वहाँ से चेकआउट करती है और घर के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर अनुपमा जी धर्मशाला की ओर निकल चुकी होती है, क्योंकि उन्हें बस इतना ही पता चलता है कि वामिका धर्मशाला में रह रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो अब देहरादून में है। मन ही मन अनुपमा जी सोचती है, तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया वामिका, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जो कभी नहीं हारी आज खुद को हारा हुआ महसूस करने लगी है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है वामिका। ये सोचते हुए वो गुस्से में अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 115, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। अनुपमा जी बहुत गुस्से में होती है और अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेती है, जैसे वो अपने अंदर के आक्रोश को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। उधर आदिश भी देहरादून के लिए निकलता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वामिका अभी भी वहीं होगी। उसके मन में बस यही ख्याल है कि उसे वामिका से मिलना है और सारी बातें साफ करनी है। इस बीच एक साया कहीं दूर खड़ा मुस्कुराता है, अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिले, तुम्हारे किए गए पापों का हिसाब होगा, अब तुम अपने कर्मों से बच नहीं पाओगी। वो सोचता है कि लोग समझते हैं कि वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि असल में वे अपने गुनाहों की सजा की ओर बढ़ रहे होते हैं। इधर रेहान भी धर्मशाला के लिए निकल चुका होता है। वो बार बार वामिका को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसका फोन बंद आता है। दूसरी तरफ महेश जी जो धर्मशाला पहुंच चुके हैं, उसी रेस्टोरेंट में होते हैं जिसकी ओनर वामिका है। वो जॉन से कहते हैं, मैंने वामिका को यही आखिरी बार देखा था, पर अब न जाने वो कहाँ होगी। इस इलाके में उसे ढूंढना भी आसान नहीं होगा। अब एक वही है जो सब ठीक कर सकती है, नहीं तो सबकी जिंदगी बिखर जाएगी। ऐसा तूफान आएगा जो सब बहा ले जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। महेश जी और जॉन की बातों के दौरान वे अचानक रिया और रीता जी को एक साथ रेस्टोरेंट में आते देखते हैं। महेश जी हैरानी से उन्हें देखते हैं और उनकी ओर खामोशी से ताकते रहते हैं। रीता जी की नजर भी महेश जी पर पड़ती है और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह उदासी ले लेती है। वो महेश जी की ओर बढ़ने की बजाय साइड वाले टेबल पर जाकर बैठ जाती है। महेश जी रीता जी के इस व्यवहार से हैरान हो जाते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, ये सब आप क्यों कर रहे हैं रीता जी? अब आप मुझसे बात भी नहीं करेंगी? आज पहली बार आपकी ये खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। दूसरी ओर रीता जी भी अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ क्यों आए हैं, पर आपको यहाँ देख एक पल को तो यही लगा कि आप सिर्फ मेरे लिए ही यहाँ आए हैं, इसलिए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन जब मुझे सब याद आया तो सारी खुशियाँ एक पल में फिर से बिखर गई। महेश जी, आप कब मुझे अपनाएंगे, कब? रीता जी इमोशनल हो जाती हैं और सोचती हैं, मैं भी ये सब क्या और क्यों सोच रही हूँ। अगर आपको मेरी जरा भी परवाह होती तो आप अब तक मुझसे बात करने की कोशिश कर चुके होते। रीता जी और महेश जी दोनों अपने ख्यालों में उलझे हुए हैं, लेकिन कोई भी पहल करने को तैयार नहीं होता। तभी रिया वेटर को ऑर्डर देने के लिए बुलाती है और महेश जी को देखकर खुश होते हुए रीता जी से कहती है, आंटी जी देखिए, अंकल जी भी यहाँ पर हैं। रीता जी रिया की बात का कोई जवाब नहीं देती, जिससे रिया हैरान हो जाती है। वो रीता जी की ओर देखती है और समझ जाती है कि उनका मूड ऑफ है। फिर वो अपनी जगह से उठकर महेश जी के पास जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप यहाँ पर? वाकई ये तो सरप्राइज है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ हैं। महेश जी जवाब देते हैं, नमस्ते बेटी, तुम यहाँ मतलब इंडिया कब आई? और रीता जी तुम्हारे साथ, तुम उनसे कब मिली? रिया मुस्कुराते हुए कहती है, इंडिया आने की एक लंबी कहानी है और आंटी जी से मैं यही मिली। आप चलिए ना हमारे साथ आकर बैठे, मुझे आपसे और आंटी जी से बहुत जरूरी बात करनी है। महेश जी हैरानी से पूछते हैं, पर रीता जी तो तुम्हारी साथी थी, तो तुमने तब उनसे बात क्यों नहीं की? रिया हंसते हुए कहती है, अंकल मैंने कहा ना, मुझे आप दोनों से बात करनी है, आइए। और फिर जॉन की ओर देखती है और कहती है, हाय जॉन अंकल, आप भी चलिए। इधर अनुपमा जी तेजी से धर्मशाला की ओर बढ़ रही होती है, जबकि आदिश देहरादून पहुंच चुका होता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे न वामिका मिलती है और न ही अनुपमा जी। गुस्से से आदिश खुद से बड़बड़ाता है, डैम, मुझे लगता है वामिका यहाँ से पहले ही निकल चुकी है और मिसेस रॉय भी सीधे धर्मशाला के लिए रवाना हो चुकी है। वो कार में जाकर बैठता है और सोचता है, मुझे एक बार रेहान से बात कर लेनी चाहिए। वो रेहान को कॉल करता है। रेहान कॉल उठाकर कहता है, जी मिस्टर सिंघानिया, मैं धर्मशाला के लिए निकल चुका हूँ और वामिका से भी मेरी बात हुई है। जैसा कि आपने कहा था, मैंने उसे मैसेज दे दिया है कि आप उसे उसके नए रेस्टोरेंट में मिलेंगे, और हाँ, उसे सुरक्षित रहने के लिए भी कह दिया है, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण आगे की बात नहीं हो पाती। आदिश परेशान होकर सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेहान ने आखिरी में क्या कहा था, इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो फिर से रेहान को कॉल करता है, मगर नंबर बिजी जा रहा होता है। आदिश खुद से कहता है, अब नंबर बिजी जा रहा है, उम्मीद है कि वामिका ठीक हो, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मुझे अभी निकलना होगा धर्मशाला के लिए। वो कार स्टार्ट कर तेजी से वहां से निकल पड़ता है। उधर रेहान भी मन ही मन सोचता है, पता नहीं आदिश सर क्या कह रहे थे, मैं ठीक से उनकी बात सुन नहीं पाया, और जब दोबारा कॉल की तो उनका नंबर बिजी आ रहा था। उम्मीद है मिस्टर सिंघानिया ठीक होंगे, ये सोचकर वो भी आगे बढ़ता है। इस बीच वामिका धर्मशाला पहुंच चुकी होती है। वो रैना जी और आदि को घर छोड़कर अपने नए रेस्टोरेंट के लिए निकलती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि घर से थोड़ी ही दूर निकलते ही मिसेस रॉय उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अनुपमा जी मन ही मन मुस्कुराकर सोचती है, ओह तो तुम मुझे मिल ही गई, मगर अफसोस जब मैं तुम्हें मिलूं तो तुम्हें अच्छा न लगे। और फिर वो जोर से हंसती है। उधर वामिका भी सोच रही होती है, उम्मीद है सब ठीक हो, आदिश सही सलामत हो, वो मुझसे मिलने यहाँ तक आ रहा है, लेकिन अब मैं ज्यादा भाव नहीं खाऊंगी और उसे सब बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और उसके बिना अब नहीं रह सकती। बहुत हो गया ये सब, अब बस हम दोनों अपनी नई जिंदगी की फिर से शुरुआत करेंगे। वामिका मुस्कुराती है और सोचती है, जब आदिश को पता लगेगा कि माँ भी अब हमारे साथ है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ आदिश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। इधर रीता जी और महेश जी एक साथ होते हैं और रिया ने जो कहा होता है वो सुनकर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। महेश जी कहते हैं, देखा, मुझे पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन आप उस लड़की को माफ कर देंगी। रिया बीच में टोकते हुए कहती है,
पर मैंने आपसे कुछ कहा है अंकल, उसका क्या? आप और आंटी जी, आप दोनों कब एक साथ आएंगे? वामिका यही चाहती है कि कोई भी, किसी को भी उसकी वजह से कोई दुख ना हो, और जब उसे पता लगेगा कि आप दोनों उसकी वजह से अलग हो गए तो उसे कितना दुख होगा, आप जानते भी हैं। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, आप दोनों उसे अच्छे से जानते हैं, तो फैसला भी अब आप दोनों को ही करना है। तो आप दोनों यहाँ रुकिए, मैं और जॉन अंकल घूम कर आते हैं। तब तक आप लोग आपस में बात कीजिए और जो भी आपका मामला है उसे सुलझाइए। उधर आदिश वामिका के नए रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है और उसकी नजर वामिका की गाड़ी पर पड़ती है। वो मन ही मन सोचता है, लगता है वामिका पहुंच गई है। तभी उसकी नजर दूसरी गाड़ी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पहचान जाता है कि ये कार मिसेस रॉय की है। गुस्से में आदिश सोचता है, मिसेस रॉय, अगर आपने वामिका के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी कार आगे बढ़ाकर पार्क करने लगता है, मगर अचानक उसकी कार के सारे दरवाजे और खिड़कियां ऑटोमेटिक रूप से लॉक हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाता है। एक साया कहता है, अभी तुम वामिका से नहीं मिल सकते आदिश, अभी उसे किसी को बहुत जरूरी जवाब देना है। मुझे खुशी है कि तुम वामिका के लिए यहाँ तक आए, मगर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। किसी को उसके किए बुरे कर्मों की सजा मिलनी बहुत जरूरी है, और अब वो वक्त आ गया है। वो साया टेढ़ी मुस्कान के साथ अदृश्य हो जाता है। वामिका रेस्टोरेंट के अंदर मिसेस रॉय को देखकर कहती है, ओह, तो आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच ही गई। अनुपमा जी गुस्से से कहती हैं, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की सारी खुशियां बर्बाद हो गई, तुमने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगी जिसे तुम याद रखोगी और दोबारा बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, समझी तुम? वो गुस्से में वामिका के गले को पकड़कर पूरे जोर से दबाने लगती है। तभी उन्हें वामिका के चेहरे की जगह किसी और का चेहरा नजर आने लगता है। वो चौंक जाती है और गला दबाना छोड़ देती है, लेकिन फिर से वामिका का चेहरा नजर आने लगता है। अनुपमा जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम मैं तुम्हें मार दूंगी वामिका। पर फिर से गला दबाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें वो साया नजर आती है। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने फिल्म की तरह कई घटनाएं घटित होने लगती हैं। वे चिल्लाते हुए और भी जोर से गला दबाने लगती हैं। तुम नहीं हो सकती, तुम कभी यहाँ आ ही नहीं सकती। ये कहते हुए अनुपमा जी और भी जोर से वामिका का गला दबा देती है, जिससे वामिका बिल्कुल बेसुध हो जाती है। अनुपमा जी वामिका को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है और कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। उनके मन में बस एक ही ख्याल रहता है, नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती, और बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 116, एक दुल्हन ऐसी भी। अनुपमा जी अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक देखती है कि जिस रास्ते पर वो गाड़ी चला रही है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। रास्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और गाड़ी की स्पीड भी धीरे धीरे कम होती जाती है। कुछ ही देर में पूरा रास्ता जंगल में बदल जाता है और अंततः उनकी कार एक अज्ञात वस्तु से टकरा जाती है। कार की टक्कर के कारण अनुपमा जी का सिर स्टीयरिंग पर जोर से लग जाता है। गाड़ी के बोनेट से धुआं निकल रहा होता है और अनुपमा जी के माथे से खून बह रहा होता है। वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद अनुपमा जी किसी बड़े से हवेली के कमरे में एक बड़े बेड पर बेहोश लेटी होती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि एक औरत जो बहुत ही करीने से सजी हुई है उनके सामने बैठी हुई है। उसके पास एक व्यक्ति खड़ा है जो रईस खानदान का लगता है, और उनके बगल में एक डॉक्टर और दूसरी तरफ एक वैद्य खड़े हैं। अनुपमा जी सबको हैरानी से देख रही होती है। तभी वो औरत उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। तुम जानती भी हो कि तुम कितने महीनों से बेहोश थी। अनुपमा जी हैरानी से उनकी ओर देखती है और फिर सबकी ओर देखती है। वो पूछती है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ? ये सुनकर वो औरत परेशान हो जाती है और कहती है, सुलोचना, ये तुम क्या कर रही हो? अनुपमा जी अपने सिर पर हाथ रखते हुए, क्योंकि उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है, उस औरत की ओर देखती है और कहती है, क्या? सुलोचना? कौन सुलोचना? मैं तो लेकिन उन्हें अपना नाम भी याद नहीं आता। फिर वो पूछती है, ये क्या हो रहा है? मैं कब से यहाँ बेहोश थी, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे रास्ते से हटिए। वो बिस्तर से उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उठकर जमीन पर अपने पैर रखती है वो फिर से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर की ओर देखते हैं। दो नौकर आकर उन्हें वापस बेड पर लेटा देते हैं। वो औरत डॉक्टर की ओर देखती है और कहती है, डॉक्टर, लगता है ये अपनी याददाश्त भूल चुकी है, इसलिए किसी को पहचान नहीं रही। आप कुछ दिन इन्हें आराम करने दीजिए और ये दवाइयां इन्हें देते रहिए, तब तक ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सभी लोग उनके कमरे से बाहर आ जाते हैं। सिर्फ एक वैद्य जी और एक नर्स वही रह जाते हैं जो समय समय पर दवाइयां देते रहेंगे। कुछ 100 साल पहले, वो समय जब अंग्रेजों का भारत पर राज था और राजा महाराजाओं का दौर था। देहरादून उस समय का दून इलाका जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। पर्वतों से घिरे इस इलाके की सुंदरता देखते ही बनती थी। उस समय वहाँ रघुनाथ सिंह सिंघानिया की हवेली थी, जो वहाँ के बहुत ही रईस और इज्जतदार जमींदारों में से एक थे। उनकी पत्नी सविता सिंघानिया जो अनुपमा जी के पास बैठी थी। उस समय अनुपमा जी का नाम सुलोचना था, जो सविता सिंघानिया की बेहद खास दोस्त थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। सुलोचना सविता से मिलने उनके घर आ रही थी कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। याद रखने योग्य बात यह है कि अनुपमा जी अब सुलोचना है और कहानी अपने पुराने दौर को फिर से दोहरा रही है, जिसका सीधा संबंध उनके आज से है। सुलोचना और सविता बचपन की दोस्त थी और एक साथ बड़ी हुई थी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन सविता की शादी के समय उनकी दोस्ती में दरार आ गई, जो केवल सुलोचना की ओर से थी, सविता की ओर से नहीं। सुलोचना रघुनाथ सिंह सिंघानिया से प्यार करती थी, लेकिन उनकी शादी सविता से हुई थी। इससे सुलोचना अंदर ही अंदर जल रही थी और सविता से बैर रख रही थी। हालांकि उसने कभी भी ये बात जाहिर नहीं की। सुलोचना हमेशा सविता के सामने उनकी दोस्त बनी रही। सुलोचना अक्सर सविता के घर आती जाती रहती थी, जिसका मकसद सविता को रघुनाथ से दूर रखना था। रघुनाथ जी बहुत व्यस्त थे और हमेशा काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। सुलोचना इस बात का पूरा फायदा उठाती थी और रघुनाथ के घर वापस आने के समय के आसपास वहां आती थी, ताकि सविता और रघुनाथ के पास बिताए गए समय को प्रभावित कर सके। रघुनाथ जी को सुलोचना का घर पर आना पसंद नहीं था और उन्होंने इस बारे में सविता से कई बार बात भी की, लेकिन सविता हमेशा अपनी दोस्त की साइड लेती थी। रघुनाथ जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। मगर इस बार रघुनाथ जी ने सविता जी को ये नहीं बताया था कि वो आने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सविता अपनी दोस्त सुलोचना को उनके आने के बारे में बताए और वो फिर से उनके बीच में आ जाए। हालांकि रघुनाथ को ये नहीं पता था
कि उनके साथियों में से एक साथी ऐसा है जो सुलोचना को उनकी पल पल की खबर देता है। और एक बार फिर सुलोचना जी उनके घर जाने की योजना बना रही थी, लेकिन उसे इसके लिए कोई बहाना चाहिए था, इसलिए उसने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट कराया और अपनी दोस्त के घर पहुंच गई। कुछ दिन बाद सुलोचना को होश आ गया और वो पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करने लगी। सविता जी ने कहा, सुलोचना, मैं तो उस दिन से डर ही गई थी जब तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना, और फिर होश आने पर तुम्हारा ये सवाल कि मैं कहाँ हूँ, मेरी जान ही जा रही थी। सुलोचना मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, हट पगली, तू भी ना। अब मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सविता जी उदास हो गई और सुलोचना की ओर देखते हुए बोली, नहीं तुम मत जाओ प्लीज, एक तुम ही हो जिसके साथ हम कुछ समय के लिए सही अपनी सारी तकलीफें भूल जाते हैं। तुम तो जानती हो उनके परिवार की तरफ से मुझ पर कितना प्रेशर है बच्चे के लिए, मगर ये साथ दे तभी तो कुछ हो। सुलोचना जी मन ही मन सोचती है, वो कभी नहीं होगा सविता, तू कभी मां नहीं बनेगी और ना ही इस घर को वारिस देगी, क्योंकि ये सब मेरा है और रघुनाथ जी भी मेरे हैं। सविता जी पूछती है, क्या हुआ सुलोचना, तुम ठीक हो? सुलोचना जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो तुझे औषधि दी थी वो तो ले रही है ना? तुझे पता है ना वो तेरे लिए कितनी जरूरी है, और देखना उसी से तू जल्द ही माँ भी बन जाएगी। सविता जी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे याद है और मैं उसे ले भी रही हूँ। सुलोचना खुश होकर वहां से चली जाती है और जल्द ही अपने घर से सविता के घर के लिए निकलती है। सविता जी को देखती है छूट मूट की खुशी दिखाते हुए। सुलोचना, मेरी प्यारी दोस्त, सच में बहुत खुशी हो रही है कि तुम माँ बनने वाली हो। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम जल्द ही माँ बन जाओगी। सविता जी सबके सामने मुस्कुरा रही होती है और फिर सबके जाने के बाद सुलोचना से कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे साथ आओ। वो सुलोचना को अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सविता जी नम आंखों से कहती हैं, सुलोचना, ये सब खुशी की बात नहीं है, मैं सच में माँ बनने वाली नहीं हूँ। मैंने ये सब खुद को बचाने के लिए किया। मेरी सास ने कहा कि अगर मैंने इस घर को वारिस नहीं दिया तो वो रघुनाथ जी की दूसरी शादी कर देंगी। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम मेरी दोस्त हो, क्या तुम मुझे बच्चा दे सकती हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी जान पहचान की एक दूर की रिश्तेदार ने भी यही किया और अपनी दोस्त की मदद से अपने पति और बच्चे को पा लिया। सुलोचना जी मन ही मन मुस्कुराकर सोचती है, अब मुझे सब समझ आ गया सविता, तुम मेरी सारी समस्या का हल खुद ही कर रही हो। सविता जी कहती है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? वादा करती हूँ तुम्हें दौलत से तोल दूंगी और तुम्हारे बच्चे को इस घर का वारिस बना दूंगी। तुम सुन रही हो ना सुलोचना? सुलोचना अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है, हाँ मैं सब सुन रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है। सविता जी कहती है, सच सुलोचना? सुलोचना जवाब देती है, सच सविता। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 117, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। सुलोचना से हौसला पाकर सविता जी ने रघुनाथ जी से इस मामले में बात की, लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुए। कुछ दिन बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। उस समय तक सविता जी ऐसे ही व्यवहार करती रही जैसे वो सचमुच मां बनने वाली है। रिश्तेदारों के जाने के बाद सविता जी ने फिर से रघुनाथ जी से बात की, लेकिन वो अब भी राजी नहीं हुए। इस पर सविता जी परेशान हो गई और सुलोचना जी से इस बारे में चर्चा की। सविता जी ने कहा, सुलोचना तुम बताओ मैं क्या करूं? ठाकुर साहब मानने को राजी ही नहीं है। सुलोचना के अंदर गुस्सा तो था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, देखो सविता, मुझे लगता है कि उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम उसे मान लो तो। सविता जी ने बीच में ही कहा, जल्दी बताओ, मैं सब करने को तैयार हूँ। सुलोचना ने उनके कान में कुछ कहा। ये सुनकर सविता जी ने कहा, सच में ये बहुत अच्छा उपाय है और मैं ऐसा ही करूंगी। अगले ही दिन सविता जी भूख हड़ताल पर चली जाती हैं और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती हैं। रघुनाथ जी ने सोचा कि एक दिन न सही अगले दिन ही सविता जी ये सब छोड़ देंगी, मगर सविता जी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और 5 दिन बीत जाते हैं। अब रघुनाथ जी परेशान हो जाते हैं और कमरे में इधर उधर टहलते रहते हैं, ये सोचते हुए कि कोई उपाय मिले ताकि सविता जी भूख हड़ताल बंद कर दे। इसी समय का फायदा उठाकर सुलोचना रघुनाथ जी के कमरे में आती है और पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ रघुनाथ जी? रघुनाथ जी ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, क्या काम है तुम्हें? सुलोचना ने फिर से पूछा, पर आपने जवाब नहीं दिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रघुनाथ जी ने कहा, आ जाओ। सुलोचना ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर मैं अपनी दोस्त के लिए मजबूर हूँ, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती। सुलोचना ने कहा, देखिए मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहती हूँ, मैं कभी भी आपकी पत्नी होने का या आपके बच्चे की माँ होने का हक नहीं मांगूंगी, ना ही कभी सविता को यह एहसास कराऊंगी कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि मेरा है। बच्चा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी बहुत दूर। प्लीज आप उसकी बात मान जाइए ताकि वो भूख हड़ताल ना करे, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। रघुनाथ जी ने कहा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसके मुताबिक तुम कभी भी सविता जी से अपना बच्चा नहीं छीन सकती और न ही तुम्हारा उस बच्चे पर कोई हक होगा। सुलोचना जी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया और रघुनाथ जी की शर्त मान ली। सविता जी रघुनाथ जी के इस फैसले से बहुत खुश हो गई और फिर से खाना पीना शुरू कर दिया। इसी बीच सुलोचना अपना घर छोड़कर सविता जी के घर रहने लग गई। देखते ही देखते एक दिन सुलोचना ने मौका पाकर रघुनाथ जी के साथ एक रात बिता ली और फिर एक दिन उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। सविता जी और रघुनाथ जी इस खबर से बहुत खुश हो गए और सविता जी ने सुलोचना जी का बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। एक दिन रघुनाथ जी शिकार पर गए और तूफान के कारण और अंधेरा जल्दी होने के चलते रास्ता भटक गए और गलती से एक नदी में गिर गए। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्हें नदी से बाहर निकाल लिया। उनमें एक लड़की भी थी जिसने उन्हें नदी से बाहर निकाला और लोगों की मदद से उन्हें अपने घर ले आई। रघुनाथ जी बेहोश थे और उन्हें काफी चोटें आई थी, जिसकी वजह से कई दिनों तक होश नहीं आया। उस लड़की ने दिन रात उनकी सेवा की और एक दिन रघुनाथ जी होश में आ गए, लेकिन कमजोरी के कारण अधिक उठ बैठ नहीं सकते थे। कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे रघुनाथ जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने पर जब उन्होंने उस लड़की से बात की तो पता चला कि वो एक अनाथ लड़की है जो बचपन से ही सुन और बोल नहीं सकती। शायद इसी वजह से उसके माँ बाप ने उसे नदी में फेंक दिया था, मगर जो भगवान की रक्षा करता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस अनाथ लड़की को एक वैद्य जी ने अपने साथ ले लिया और अपनी बेटी मानकर उसका पालन पोषण किया।
धीरे धीरे जब तारा बड़ी होती है वो वैद्य बाबा के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगती है और औषधियों का पूरा ज्ञान प्राप्त करती है। आज उसी ज्ञान के कारण उसने रघुनाथ जी की जान बचाई है। रघुनाथ जी को ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है। वो तारा से कहते हैं, तुम सच में बहुत ही अच्छी और नेक हो। अगर भगवान ने तुमसे कुछ छीना भी है तो बहुत कुछ दिया भी है। तुम उनके बगीचे के सुंदर फूल की तरह हो और आकाश में फैले हजारों लाखों मोतियों में से एक सुंदर और प्यारा तारा हो। आज से हम तुम्हें तारा ही बुलाएंगे और अब से तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रहोगी। वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत या मुसीबत नहीं आएगी। तारा को ये नाम सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि वैद्य बाबा हमेशा कहा करते थे कि एक दिन ऐसा राजकुमार आएगा जो उसकी कमियों को नहीं बल्कि खूबियों को देखेगा और उसे अपना बनाएगा। ये सोचकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रघुनाथ जी उसके आंसू पूछते हुए कहते हैं, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये मेरा वादा है। फिर रघुनाथ जी तारा को अपने साथ ले जाकर घर की ओर चल देते हैं। सुलोचना अपनी छोटी बहन नैना को भी अपने पास बुला लेती है और उसके व्यवहार में सविता जी के प्रति काफी परिवर्तन आ जाता है। वो सविता को मां बनने का ताना मारने लगती है। नैना सुलोचना की बहन पूरी तरह से सुलोचना के विपरीत है। वो बहुत दयालु और नेक है, बिल्कुल वामिका की तरह। नैना ने पूरे घर को संभाल लिया है और सविता जी के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आती है। जब रघुनाथ जी घर लौटते हैं तो तारा उनके साथ होती है। सविता जी रघुनाथ जी से कहती हैं, आप आ गए, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आप इस बार बहुत दिनों के बाद आए हैं। ये कहकर वो रघुनाथ जी की ओर देखती रहती है। रघुनाथ जी ने सविता जी से कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, हम जंगल शिकार पर गए थे। वहाँ पर रघुनाथ जी पूरी बात सरिता जी को बता देते हैं। सविता जी हैरान रह जाती है और तभी सुलोचना भी आकर सारी बातें सुन लेती है। सुलोचना तारा को गुस्से से घूरती है। सविता जी तारा के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने ठाकुर साहब की जान बचाई। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। सविता जी प्यार से उसकी ओर देखती है। तारा अपनी प्यार भरी मुस्कान से हाँ का इशारा करती है। नैना को भी सब पता लगता है और वो तारा के पास जाती है। कहती है, तुम बहुत प्यारी हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तारा मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला देती है। नैना तारा को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, आज से तुम मेरे साथ इसी कमरे में रहोगी, ठीक है? कुछ दिन बीत जाते हैं और तारा और नैना बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। लेकिन सुलोचना को तारा बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो हर समय उसे परेशान करने के मौके ढूंढती रहती है। तारा बिना कुछ कहे सभी काम अच्छे से करती रहती है और उस घर को अपना घर मानने लगती है। रघुनाथ जी तारा के व्यवहार को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और किसी न किसी बहाने से तारा के साथ समय बिताने लगते हैं। सुलोचना उन दोनों पर नजर रखी हुई थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो सारी बात उस पर आ जाएगी, इसलिए उसने चुप रहने का निर्णय लिया। एक दिन रघुनाथ जी तारा के साथ बगीचे में टहल रहे होते हैं। वो तारा से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ तारा, क्या तुम समझ पाओगी? तारा ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर हाँ कहा। रघुनाथ जी बड़े प्यार से कहते हैं, तुम्हारे कुशल व्यवहार और दयालुता को देखकर हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। हमें लगता है कि शायद तुम ही हमारा सच्चा प्यार हो। हम जब भी तुम्हारे साथ होते हैं तो अजीब सी खुशी और सुकून महसूस करते हैं जो हम कभी सविता जी के साथ नहीं महसूस कर पाए। हमें लगता था कि हम सिर्फ सविता जी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी गलती थी। सविता जी के साथ शादी के बंधन को हम केवल निभा रहे हैं क्योंकि जो प्यार हमें उनके साथ होना चाहिए था वो कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हारे साथ बिताए ये थोड़े से लम्हे भी हमें शांति देते हैं। सूरज की पहली किरण की तरह तुमने हमारे जीवन को उजालों से भर दिया है। क्या तुम हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहोगी? तारा इस सबको सुनकर हैरान होती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रघुनाथ जी कहते हैं, क्या आप हमारे प्रेम को स्वीकार करोगी? तुम्हारा जो भी निर्णय हो हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। तारा प्यार से उनकी ओर देखती है और प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर अपनी हामी भर देती है। रघुनाथ जी तारा के इस निर्णय से बहुत खुश हो जाते हैं। अब रघुनाथ जी का अधिकांश समय तारा के साथ ही व्यतीत होने लगता है। दूसरी ओर सुलोचना का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो मन ही मन गुस्से से सोचती है, मैं तो उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ और रघुनाथ जी मुझे जरा सा समय भी नहीं देते। क्या उन्हें अपने होने वाले बच्चे से जरा भी लगाव नहीं है? मैंने सोचा था कि इस बच्चे को हथियार बनाकर मैं रघुनाथ जी के करीब आऊंगी और सविता को उनसे दूर कर दूंगी, लेकिन अब तो सविता की जगह किसी और को ले आए हैं। मुझे कोई योजना बनानी होगी और तारा को रघुनाथ जी की जिंदगी से बाहर करना होगा। रघुनाथ जी और तारा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रघुनाथ जी तारा को एक चमकते मोतियों का ब्रेसलेट उपहार में देते हैं और कहते हैं, ये हमारे प्यार की निशानी है जिसने हमें मोतियों की तरह एक दूसरे से बांध दिया है। तारा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 118, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। तारा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रघुनाथ जी द्वारा दिए गए ब्रेसलेट की ओर देखती है। कुछ समय बाद वो दिन आता है जब रघुनाथ जी को किसी जरूरी काम से देहरादून से बहुत दूर जाना होता है। वो तारा से मिलने आते हैं और उसे अपने जाने के बारे में बताते हैं। तभी तारा इशारे से उन्हें बताती है कि वो पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर रघुनाथ जी बहुत खुश हो जाते हैं। रघुनाथ जी खुशी से तारा के पास जाकर कहते हैं, तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तारा, तुमने हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। हम तुम्हें नहीं बता सकते कि इस वक्त हम क्या महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हमारा बच्चा, तुम और हम, सोचो हमारी आने वाली जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। रघुनाथ जी तारा का हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। तारा भी उनकी बातों को समझकर मुस्कुरा रही होती है और मन ही मन सोचती है, हमें नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी इतना सब पालेंगे जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। आपने हमारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक माँ होने का गौरव जो आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमें खुशी है कि आप हमारी जिंदगी में आए और आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, वरना मेरा जीवन निरर्थक ही रह जाता। वैद्य बाबा हमेशा कहते थे कि भविष्य में क्या होगा किसी पता, पर तेरा भविष्य मैं बता सकता हूँ मेरी बच्ची, सब अच्छा ही होगा। तेरा सेवा भाव, तेरी लग्न तेरे लिए हमेशा वरदान साबित होगी और रोगियों की सेवा का फल तुझे अवश्य मिलेगा। ये सब सोचकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रघुनाथ जी देखते हैं और कहते हैं, नहीं तारा, ये आंसू बहाने का नहीं, खुश होने का समय है और हम तुमसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। हमें कंपनी के काम से कुछ समय के लिए यहाँ से दूर जाना है, लेकिन हम जल्दी से लौट कर आएंगे। तब तक तुम अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। हम नैना को तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहे हैं क्योंकि उसके सिवा हमें किसी पर भी विश्वास नहीं है और एक नौकर हमेशा तुम्हारे कमरे में बाहर रहेगा ताकि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो वो जल्दी उसका इंतजाम कर सके। रघुनाथ जी जल्दी आने का वादा कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सुलोचना को जैसे मौका मिल जाता है वो तारा के मातृत्व का इंतजार करने लगती है और मन ही मन चलते हुए सोचती है, तुमने हमें धोखा दिया है रघुनाथ, लेकिन अब मैं भी तुम्हें धोखा नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी मैं उस लड़की से पहली मां बनने जा रही हूँ तो इस विरासत का वारिस मेरा बच्चा ही होगा। फिर उस लड़की को मैं इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी।
सुलोचना अपनी चाल पर हंसती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और सुलोचना अपनी चाल के अनुसार काम करती रहती है। वो सविता को कभी भी ये नहीं बताती कि तारा भी रघुनाथ जी के बच्चे की मां बनने वाली है। वो हमेशा कुछ न कुछ कर सविता जी को खुद के समीप ही रखती है। दूसरी ओर नैना तारा का बेहद ख्याल रखती है और रघुनाथ जी के निर्देशों के अनुसार सब काम करती रहती है। वो कभी भी तारा को अकेला नहीं छोड़ती। नैना ने ध्यान दिया था कि शुरुआत के दिनों में कोई था जो तारा पर हर समय नजर बनाए हुए था, लेकिन वो नहीं जान पाई कि वो कौन था। जो भी था वो तारा को गिराकर उसके बच्चे को कोख में ही मारने की साजिश कर रहा था, लेकिन नैना के तारा के पास होने के कारण वो हर बार उसे अनजाने खतरों से बचा लेती थी। सुलोचना की चालें बार बार विफल होने के कारण वो गुस्से से तमतमाई हुई थी। अब उसने नया उपाय ढूंढ लिया है और अपने गुस्से को दबाकर कुटिल मुस्कान के साथ सोचती है कि वो अपने प्लान को पूरा करेगी। काफी समय और बीत जाता है जहाँ तारा रघुनाथ जी के आने का इंतजार कर रही थी और दूसरी ओर सुलोचना अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब सुलोचना एक बच्चे को जन्म देती है। मगर कहते हैं ना, जैसी नियति वैसी मुराद। सुलोचना का इरादा किसी की मदद करने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए भगवान ने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। उसे बच्चा तो हुआ, लेकिन वो मरा हुआ था। इससे सुलोचना को बहुत दुख होता है और वो गुस्से से दिल मिला जाती है। वो तारा पर आरोप लगाती है। उसे लगता है कि तारा ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिससे उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। वहीं दूसरी ओर मरे हुए बच्चे की बात सुन सविता जी भी परेशान हो जाती है। वो सुलोचना से पूछती है, ये सब क्या हुआ सुलोचना? सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन ये और रोने लगती है। गुस्से से दिल मिलाई सुलोचना सविता जी की ओर देखते हुए कहती है, मेरे बच्चे की मौत की वजह वो लड़की तारा है सविता। उसने जरूर कुछ ऐसा किया है कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। सविता जी सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम ये सब क्या कह रही हो सुलोचना? वो लड़की भला तुम्हारे बच्चे को क्यों मारेगी? उसे इससे क्या फायदा होगा? बेचारी अनाथ है और बोल भी नहीं सकती। वो क्या कुछ करेगी? और अभी तो वो तुम्हारे आसपास भी दिखाई नहीं दी। तुम भी ना कितना सोचती हो। सुलोचना मन ही मन सोचती है, अरे बेवकूफ, कभी तो दिमाग लगाया कर। नहीं सविता, मैं सच कह रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें तारा और रघुनाथ जी के बारे में और कुछ जानना चाहिए। सविता जी हैरान होकर पूछती है, रघुनाथ जी और तारा के बारे में क्या? सुलोचना मुस्कुराते हुए कहती है, रघुनाथ जी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, तो खुश तो तुम भी नहीं रहोगी। ऐसी चोट खाओगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। सविता जी चिंतित होकर पूछती है, सुलोचना बताओ ना, मुझे क्या हुआ है? रघुनाथ जी और तारा के बीच क्या हुआ है? सुलोचना नकली आंसू बहाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे सविता, मुझे पहले ही तुम्हें ये सब बता देना चाहिए था। सविता जी और भी परेशान हो जाती है और कहती है, तू क्यों माफी मांग रही है सुलोचना? मुझे सब सच बताना, आखिर बात क्या है? और फिर सुलोचना के पास जाकर पूछती है, बताओ ना सुलोचना, क्या बात है? तू क्यों रो रही है? सुलोचना कहती है, मुझे तुम्हें पहले ही सब सच बता देना चाहिए था सविता। रघुनाथ जी और तारा के बीच क्या संबंध है? हाँ सविता, रघुनाथ जी ने तुम्हें धोखा दिया है सविता, और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दिया है। सविता जी को सुनकर गहरा झटका लगता है। सुलोचना कहती है, मैंने तो दोस्ती की खातिर ये सब किया, लेकिन तुम्हारे पति ने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है वो लड़की भी मां बनने वाली है। सविता जी के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जाती है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उनके सारे सपने टूट जाते हैं। सुलोचना जी सविता जी को भड़काते हुए कहती है, तुम सुन रही हो ना सविता, जैसे उसने मेरे साथ किया तुम्हें भी वैसा ही करना है। उस लड़की को बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, वरना कल को वो इस घर की मालकिन बन जाएगी और तुम नौकरानी। सविता जी गुस्से में कहती है, सुलोचना अब तुम लोग ही मेरा बदला, बिल्कुल भी मत छोड़ना उस लड़की को। और हाँ, अभी उसके साथ कुछ मत करना। हम देखना चाहते हैं कि वो माँ कब बनेगी और उसका बच्चा कब इस दुनिया में आएगा और कब वो इस दुनिया को अलविदा कहेगी। सुलोचना के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो सोचती है, सविता बिल्कुल सही कह रही है। मैं यही चाहती थी तुमसे, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन तुम्हारे मुंह से कही गई ये बात बाद में तुम्हारे गले की फांस साबित होगी। जब तारा के मर्डर में तुम्हारा नाम आएगा और तुम पर सारा इल्जाम लगाकर रघुनाथ जी को मजबूरन मेरे पास आना होगा। सुलोचना हंसते हुए सोचती है कि उसकी हंसी को काबू में रखते हुए कहे, सविता मेरी जिंदगी तो खराब हो चुकी है, अब तुम्हारी ना हो जाए। तुम्हारे भरोसे पर ही मैंने ये सब किया है। तुम जानती हो कि मेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। जब माँ ने हमें अकेला छोड़ दिया था तब से उसकी माँ मैं ही हूँ। सविता जी से वादा लेते हुए सुलोचना कहती है, अगर कोई पुलिस कार्रवाई होती है तो सारा इल्जाम तुम खुद पर लोगी, मुझ पर आंच नहीं आएगी। अगर तुम मुझसे ये वादा करती हो तो मैं भी तुम्हें वो वचन दूंगी जो तुमने कहा था। सविता जी कहती है, मैं वादा करती हूँ सुलोचना, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी 119 एक दुल्हन ऐसी भी राज। सविता जी सुलोचना की ओर देखती है और कहती है, हम तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, तुम सुरक्षित रहोगी सुलोचना। ठाकुर साहब ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है तो धोखा तो उनके साथ भी होगा। अब हम उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे सुलोचना। वो कभी ठाकुर साहब को नहीं मिलेगी, ठाकुर साहब कभी उसे नहीं पा सकेंगे, ये हम वादा करते हैं, खुद से भी और तुमसे भी। सुलोचना मन ही मन मुस्कुराते हुए सविता जी की ओर देखती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो सविता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अपनी योजना सविता जी के कान में बताती है। कई दिन बीत जाते हैं। बच्चे के जाने के बाद सुलोचना सविता जी के साथ मिलकर तारा को बहुत तंग करने लगती है। सविता जी रोज तारा को सुलोचना के पास काम करने के लिए भेज देती है और सुलोचना दया न दिखाते हुए तारा से ऐसे काम करवाती है जिसमें या तो उसे नीचे बैठना पड़ता है या फिर काफी देर तक खड़े रहना पड़ता है। लेकिन हर बार नैना तारा को बचाने आ जाती है और सुलोचना जी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर खुद सारे काम निपटा देती है। ये देख तारा नम आंखों से मुस्कुराती है और मन ही मन उसे दुआ देती है। सुलोचना अपनी योजना पूरी होते न देख नैना से भी अक्सर नाराज रहने लगी, मगर नैना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर समय खुश रहती और तारा को भी खुश रखती। समय बीतता जाता है और आखिर वो दिन भी आ जाता है जब तारा बच्चे को जन्म देने वाली होती है। लेकिन दर्द से तड़पती तारा को देखने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सुलोचना ने नैना को किसी काम से बाहर भेजकर तारा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। सुलोचना और सविता अपनी योजना पर खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर तारा दर्द से चिल्ला रही थी। लेकिन उन खामोश चीखों की आवाज कौन सुन सकता था सिवाय उसके। सविता जी सुलोचना से पूछती है, तुमने उसे अंधेरे कमरे में बंद क्यों किया? इससे हमें क्या फायदा होगा? सुलोचना मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देखती जाओ बस। नैना का मन बहुत ही विचलित हो रहा था। उसे बार बार तारा की याद आ रही थी और वो मन ही मन कहती है, हे भगवान तारा की रक्षा करना। उसे वहाँ अकेले छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन दादी ने बहुत जरूरी सामान की लिस्ट दी थी और मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी। मुझे जल्दी बाजार के काम निपटाने पड़ेंगे। वो जल्दी बाजार के काम निपटाती है और फिर घर के लिए निकलती है। इस बीच तारा की हालत बहुत खराब होती जा रही है। उसे बार बार नैना की याद आ रही होती है और वो मन ही मन कहती है, हे भगवान ये सब क्या है? मुझे यूं क्यों बंद किया है इन्होंने? मेरी गलती क्या है? वो अपने ब्रेसलेट को हाथ में लेते हुए ठाकुर साहब से कहती है, आप कहाँ हैं? कृपया जल्दी आ जाइए।
आपकी तारा मुसीबत में है, मुझे अपनी तो कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे की चिंता है। हम यहाँ सही से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वो सोचती है क्या करे, यहाँ से कैसे बाहर निकले, और धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। कभी उसके पैर पर चोट लगती है तो कभी उसके घुटने पर। बेचारी दर्द से तड़प कर रह जाती है। सुलोचना और सविता जी भी सो आती है। सुलोचना नैना को तारा के साथ देख गुस्से से भर जाती है और कहने लगती है कि नैना बहुत गुस्से में जवाब देती है, बस दीदी अब और नहीं, आपको पता है कि तारा माँ बनने वाली है, फिर भी आप उसे घर के काम करने के लिए कह रही हैं। क्या आपको ये नहीं पता कि ये बच्चा ठाकुर साहब की अमानत है, जिसकी रक्षा का दायित्व उन्होंने हमें सौंपा है। भगवान ना करे अगर तारा और उस बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें। फिर नैना सविता की ओर देखती है और कहती है, आप तो बहुत समझदार है दीदी, आप खुद बच्चे के लिए तरस रही हैं। जब भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर रहा है तो आप क्यों सुलोचना दीदी का साथ दे रही हैं। ये सुनकर सुलोचना गुस्से से चीखती है, नैना बस दीदी अब और नहीं, अब हम तुम्हें तारा को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हम सब जानते हैं कि आप और सविता दीदी क्या योजना बना रहे हैं और हम ये सब ठाकुर साहब को बता देंगे। सुलोचना और सविता घबराकर एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर नैना की ओर देखती है। सविता जी कहती हैं, हमें माफ कर दो नैना, हमने कुछ भी नहीं किया है, सब सुलोचना की साजिश थी, हम दोस्ती की वजह से चुप थे, मगर तुमने आज हमें जो आईना दिखाया है, हम खुद बहुत शर्मिंदा है, हम तारा और उसके बच्चे को बचाएंगे। सविता जी ढाई माँ को बुलाने जाती है। ढाई माँ के आते ही सुलोचना गुस्से से वहां से बाहर चली जाती है। ढाई माँ तारा को होश में लाने और उसकी जांच करने लगती है। जब तारा होश में आती है तो उसकी नजर नैना पर पड़ती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ढाई माँ बताती है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है और गर्म पानी व बाकी सामान लाने को कहती है। सविता जी नैना से कहती है, हम सुलोचना को देखते हैं कि वो गुस्से में है, उसका गुस्सा शांत कर उसे समझाएंगी। वो नैना को तारा की देखभाल करने के लिए भेज देती है। नैना रसोई घर की ओर आती है, सब इंतजाम करती है और ढाई माँ को ले आती है। ढाई माँ की मदद से तारा सुंदर बच्चे को जन्म देती है जो एक लड़का होता है। तारा और बच्चा बिल्कुल ठीक होते हैं और ढाई माँ वहां से चली जाती है। नैना खुशी की खबर देने बाहर निकलती है, लेकिन सुलोचना गुस्से से उस ओर आती है और कहती है, तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकती, तुमने मेरी बहन को मार दिया। सुलोचना तारा के पास जाती है और उसके मुंह पर तकिया रख देती है जब तक तारा की जान नहीं निकल जाती। तारा छटपटाना बंद करती है और सुलोचना तकिया हटा देती है, देखकर कि तारा मर चुकी है। उसकी आंखें खुली होती है। सुलोचना बच्चे की ओर बढ़ने लगती है और जैसे ही उसे मारने लगती है, नैना और सविता जी वहां पहुंच जाते हैं और सुलोचना को ये सब करते हुए देख लेते हैं। सविता जी जोर से कहती है, सुलोचना खबरदार, अगर तुमने ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम भूल जाएंगे कि तुम कभी हमारी दोस्त थी। वो जल्दी से जाकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। दूसरी ओर नैना तारा को उठाने लगती है और पता चलता है कि तारा मर चुकी है। नैना चिल्लाते हुए कहती है, दीदी आपने ये क्या किया, आपने उसे मार दिया, पर क्यों, उस बेचारी की क्या गलती थी। सुलोचना कहती है, गलती उसकी थी, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था और मैंने उससे उसका छीन लिया। वो हंसते हुए कहती है, अब हिसाब पूरा हुआ और पागलों की तरह हंसने लगती है। नैना सविता जी से कहती है, दीदी मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस बच्चे को संभाल कर रखेंगी। सविता जी कहती है, हाँ नैना बिल्कुल, और उसकी पीठ पर चाकू से वार कर देती है। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हैरानी से सविता जी की ओर देखती है। सविता जी कहती है, हम ये नहीं करते, मगर तुम्हारी बहन ने हमें मजबूर कर दिया, मगर हम तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे और इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे, हम तुमसे ये वादा करते हैं। नैना ये सब सुनकर समझ नहीं पाती कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ और तभी सुलोचना उसके पास आ जाती है। तब तक नैना भी दम तोड़ चुकी होती है। सुलोचना सविता जी की ओर देखती है और कहती है, ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी बहन के साथ क्यों किया ऐसा, आखिर उसका क्या कसूर था, बोलो सविता। सविता जी मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहा तो हमने तुमसे तुम्हारी बहन को ही छीन लिया, बेचारी को तुम्हारे गुनाहों की सजा मिली। सुलोचना गुस्से में कहती है। सविता जी गुस्से से, चिल्लाओ मत, हम सब जान चुके हैं तुम्हारी दोस्ती और प्यार के पीछे का जहर। तुमने हमसे हमारा पति छीन लेना चाहा और हमें ऐसी औषधि दी कि हम कभी मां नहीं बन पाए। तुम्हारी तो शुरू से ही आंख हमारे पति और इस घर पर थी, हम बेवकूफ तुम्हारी बातों में आ गए, मगर अब नहीं सुलोचना, तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। तुम भी अपनी बहन के लिए तरसोगी, मगर तुम्हारे पास अपना कहने को कोई नहीं होगा। ये सब कहकर सविता जी घर से बाहर चली जाती है और सुलोचना भी घर से भाग जाती है, इस डर से कि कहीं सारा इल्जाम उस पर ना आ जाए। घर पूरी तरह वीरान हो जाता है और नैना और तारा के अंतिम संस्कार के बाद एक अजीब सा काला साया छा जाता है। जब रघुनाथ जी घर आते हैं तो उन्हें तारा कहीं नहीं मिलती। सविता जी बच्चे को लेकर मायके से वापस आ जाती है और रघुनाथ जी से कहती है, आप पिता बन गए ठाकुर साहब, ये हमारा बच्चा है, आपका और मेरा। ये सुनकर रघुनाथ जी चौंक जाते हैं और हैरानी से सविता जी की ओर देखने लगते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 120, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। रघुनाथ जी तारा को तलाश रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर सविता जी बच्चे को साथ लेकर घर में वापस आ जाती है। खुशी से भरी हुई वो रघुनाथ जी की ओर देखती है और कहती है, आप पिता बन गए ठाकुर साहब, देखिए ये हमारा बच्चा है, और बच्चे को उनकी गोद में दे देती है। मुस्कुराते हुए वो जोड़ती है, ये हमारा बच्चा है, हमारा बेटा। रघुनाथ जी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और सविता जी से पूछते हैं, सविता ये तुम क्या कह रही हो, सुलोचना ने तुम्हें बच्चा दिया है ना। सविता जी गुस्से में कहती है, नहीं ठाकुर साहब, ये बच्चा सुलोचना का नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी है। सुलोचना ने मुझे धोखा दिया, मैं सच में मां बनने वाली थी, लेकिन उसने मुझे औषधि दी जिससे मैं मां नहीं बन सकी। लेकिन तारा ने मेरी मदद की, जब उसे पता लगा कि तारा भी मां बनने वाली है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। रघुनाथ जी हैरान हो जाते हैं कि सविता जी ने अब तक उनसे कुछ नहीं कहा, जबकि उन्हें पता था कि तारा उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। सविता जी बताते हुए कहती हैं, तारा ने भी हमें बहुत बड़ा धोखा दिया, उसने आपकी मदद सिर्फ पैसों के लिए की थी। जब उसे पता लगा कि आप अमीर हैं तो उसने अपनी दुखियारी कहानी गढ़ी और गांव वालों की मदद से आपको सुनवाई दिलाई ताकि आप उसे इस घर में ले आए। घर में आने के बाद जब उसे पता चला कि मैं मां नहीं बन सकती और सुलोचना हमारे बच्चे की मां बनने वाली है तो उसने चालाकी से सुलोचना को हटा दिया और हमें औषधि की असलियत बताई जिससे हम मां बन सके। उसने हमें अपना विश्वास जीत लिया, लेकिन उसकी चालाकी यही नहीं रुकी, उसने सुलोचना के बच्चे को पेट में ही खत्म करवा दिया और फिर उसने आप पर भी डोरे डाले ताकि आप उसके करीब आ जाएं और वो आपका फायदा उठा सके। देखते ही देखते वो अपने प्लान में कामयाब हो गई और खुद मां बन गई। लेकिन जब उसे पता चला कि हम भी मां बनने वाले हैं तो उसने हमारे साथ भी वही करना चाहा, लेकिन भगवान की दया से उसका वार उल्टा हो गया और उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सविता जी कहती हैं, जब उसे पता लगा कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और आप भी जल्दी जान जाएंगे तो वो यहाँ से भाग गई, जितना पैसा ले सकती थी उतना ले गई। सविता जी रोते हुए कहती है, अपनों के धोखे से हम टूट गए ठाकुर साहब, इसलिए हम अपने मायके चले गए। सुलोचना जिसे हमने अपना दोस्त समझा उसने हमें धोखा दिया और जिस तारा को आप बेचारी समझकर घर लाए वो भी धोखेबाज निकली।
फिर नकली आंसू बहाते हुए वो रघुनाथ जी के पास जाती है। रघुनाथ जी को ये सब जानकर बहुत दुख होता है और वो अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, लेकिन बाहर से वो खुद को कठोर बनाए रखते हैं और गुस्से से कहते हैं, उस लड़की तारा से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब इस घर में उसकी कोई बात नहीं होगी और बाहर के कमरे को भी बंद करवा दिया जाएगा, कोई उस तरफ नहीं जाएगा। रघुनाथ जी अपने बच्चे की ओर देखते हुए कहते हैं, ये फूल सा मासूम बच्चा इन सभी धोखों से दूर रहेगा। जब ये बड़ा होगा हम इसे विलायत पढ़ने के लिए भेजेंगे। फिर सविता जी से पूछते हैं, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो सविता? हम भी तुम्हारी उतनी ही गुनहगार हैं जितने गुनहगार सुलोचना और तारा है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब बिना हमारी मर्जी के हुआ, लेकिन हाँ, हम शर्मिंदा हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि हमने तुम्हें धोखे में रखा। हमने तुम्हें भुला दिया कि तुम हमारी पत्नी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा नहीं पाए सविता, लेकिन आगे से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब कोई भी हमारी जिंदगी में दखल नहीं दे पाएगा। आज से हम ये वादा करते हैं और ये वादा हमेशा निभाएंगे। हम एक नई शुरुआत करेंगे और जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाएंगे। सविता जी रघुनाथ जी के गले लगते हुए कहती है, सच ठाकुर साहब, आप सच कह रहे हैं ना? अब कोई तीसरा हमारे बीच कभी नहीं आएगा। हम बहुत खुश हैं ठाकुर साहब, आप हमें फिर से मिल गए और हमें हमारा बच्चा भी मिल गया। हम बहुत खुश हैं। इस तरह सविता जी और रघुनाथ जी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और उनका बेटा अविनाश बड़ा होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे अविनाश बड़ा होता है वैसे वैसे घर में अजीब सी घटनाओं में भी बढ़ोतरी होने लगती है। वादे के अनुसार अविनाश विलायत चला जाता है और रघुनाथ जी अंदर ही अंदर तारा द्वारा दिए गए धोखे से टूटते जाते हैं। उनके मन और दिल में एक पीड़ा हमेशा बनी रहती है कि आखिर तारा ने उन्हें धोखा क्यों दिया? अगर तारा को सिर्फ पैसे चाहिए थे तो वो सीधे कह सकती थी। उनके प्यार के साथ खिलवाड़ क्यों किया? ये टीस रघुनाथ जी को जीने नहीं दे रही थी। वो अंदर ही अंदर घुटने लगे और आखिरकार एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अलविदा के साथ ही उन्होंने तारा को कभी माफ न करने का प्रण भी अपने साथ ले लिया। उनके जाते ही हवेली वीरान हो जाती है। सविता जी ने नई हवेली बनवा ली और उसमें रहने लगी। पुरानी यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी और नई कहानियों ने जन्म ले लिया। काला साया घर के लिए रक्षक और भक्षक दोनों बन गया और परिवार को बुरे लोगों से बचाने लगा। परिवार पर लगे श्राप को लोग वास्तविकता से जोड़ने लगे और उस घर में शादी करने से बचने लगे। वर्तमान में आते हुए आदेश एकदम से अपनी आंखें खोलता है और सामने विंडो की ओर देखता है, फिर खुद की ओर देखता है और मन ही मन सोचता है, ये सब क्या हुआ मेरे साथ? मैं इतनी गहरी नींद में चला गया था या फिर मैं बेहोश हो गया था? कुछ तो हुआ था मेरे साथ। अनुपमा जी की याद आते ही वो बाहर की ओर देखता है, लेकिन अनुपमा जी की कार कहीं नजर नहीं आती। जल्दी से कार से बाहर निकलकर वो वामिका के नए रेस्टोरेंट के अंदर आता है और देखता है कि वामिका जमीन पर बेहोश पड़ी है। आदेश तुरंत वामिका के पास जाकर उसे अपनी गोद में लेता है और कहता है, वामिका उठो। लेकिन वामिका होश में नहीं आती। वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर नीचे आता है और कार में बिठाकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर अनुपमा जी खुद को अस्पताल के बेड पर पाती है और हैरान परेशान होकर इधर उधर देखती है। उन्हें डॉक्टर से बात करते हुए अनुष्का नजर आती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अनुपमा जी को इस हालत में देखकर डॉक्टर और अनुष्का दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों उनकी ओर आते हैं। अनुष्का चिंतित होकर कहती है, मॉम आप ठीक हो? आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? अनुष्का अनुपमा जी के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहती है, सब ठीक हो जाएगा मॉम। लेकिन अनुपमा जी उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, तुम अब क्यों मेरे पास? तुम उसी के साथ थी ना? तुम उसी के साथ रहो, मेरे पास मत आओ। मुझे मारना मत, देखो मुझे मारना मत। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। डॉक्टर की ओर देखते हुए अनुष्का पूछती है, ये मॉम को क्या हुआ है? वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? डॉक्टर जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से बाहर जाना चाहिए। पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक हो रही है। हम अभी इस बारे में बात नहीं कर सकते। मुझे इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। अब बाहर बैठिए, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ये कहकर डॉक्टर नर्स को कुछ मेडिकल टेस्ट की बात करता है। अनुष्का नम आंखों से अनुपमा जी की ओर देखती है और बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो रोते हुए कहती है, मॉम आपको ये क्या हुआ है? मैंने आपको मना किया था कि आप वामिका को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। वो जल्दी से आदेश को कॉल करती है। आदेश फोन उठाते हुए कहता है, हेलो अनुष्का, तुम कहाँ हो? माँ भी नहीं है, मुझे चिंता हो रही है। आदेश बिना अनुष्का की बात सुने अपनी बात कह देता है। अनुष्का रोते हुए आदेश को अनुपमा जी के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और उसे जल्दी अस्पताल आने को कहती है, फिर फोन रख देती है। दूसरी ओर आदेश वामिका को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर आदेश से कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल ठीक है। शायद ज्यादा देर तक भूखे रहने के कारण उन्हें कमजोरी आ गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर आदेश मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू डॉक्टर। और फिर वामिका के पास जाकर बैठ जाता है। वामिका को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो अपनी आंखें खोलती है। सामने आदेश को देखकर वामिका मुस्कुराती है। आदेश भी वामिका को मुस्कुराते हुए देख मुस्कुरा उठता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की ओर एकटक देखते रहते हैं। इसी बीच रीता जी और महेश जी के बाहर आने का इंतजार कर रही होती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान सब सॉल्व हो जाए अंकल और आंटी के बीच, और मुझे वामिका से भी बात करनी पड़ेगी इस बारे में। और वो वामिका को कॉल करती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी 121। एक दुल्हन ऐसी भी राज। इधर रिया रीता जी और महेश जी के रेस्टोरेंट से बाहर आने का इंतजार कर रही होती है और साथ ही वो वामिका को कॉल करती है। जब वामिका अपना फोन नहीं उठाती तो उसे थोड़ी चिंता होने लगती है। वो वामिका के घर पर फोन करती है। रैना जी फोन उठाती है और कहती है, हेलो। रिया जवाब देती है, हेलो दादी माँ नमस्ते, मैं रिया बोल रही हूँ। रैना जी कहती है, नमस्ते बेटा, कैसी हो आप? रिया कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और वामिका कहाँ है? रैना जी बताती है, बेटे वामिका अपने नए रेस्टोरेंट में गई है, वहाँ उसे कुछ जरूरी काम था। ये सुनकर रिया सोचती है कि अगर वामिका वहाँ है तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसे खुद ही सब पता करना पड़ेगा। वो दादी को भी नहीं बता सकती वरना वो वामिका की चिंता करेंगी। सोचते हुए वो कहती है, ठीक है दादी माँ, मैं वामिका के नंबर पर कॉल करती हूँ। रैना जी कहती है, ठीक है बेटे। रिया कॉल कट कर देती है। उधर आदेश वामिका की ओर देखकर पूछता है, तुम बेहोश कैसे हुई? मुझे बताओ। अनुपमा जी तुम्हारे पास आई थी, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? वामिका धीरे से जवाब देती है, नहीं वो मैंने। आदेश कहता है, वामिका चुप रहो, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, इसलिए अभी कुछ मत कहना, समझी? ये सुनकर वामिका हंसती है और आदेश से कहती है, ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आदेश उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए पूछता है, क्या मतलब? मैंने क्या किया? वामिका कहती है, अभी तो तुम मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रहे थे और अब खुद ही मुझे चुप रहने को कह रहे हो, ये क्या बात हुई? आदेश सकपकाते हुए कहता है, हाँ इसलिए कि तुम बाद में मेरे सारे सवालों का जवाब दे सको। और फिर अकड़ कर कहता है, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने तुमसे क्या क्या सवाल पूछे हैं, समझी? ये सुनकर वामिका अपनी जगह से उठकर बैठते हुए कहती है, क्या मतलब तुम्हारा कि मैं याद रखूं? तुम बाद में भी तो सवाल पूछ सकते थे ना, अभी इतना जरूरी तो नहीं था। और जब सवाल पूछ ही लिए थे तो उन सवालों के जवाब भी सुन लो। मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही अनुपमा जी ने कुछ किया है।
वामिका के ये जवाब सुनकर आदिश थोड़े गुस्से में आता है और कहता है, तुम्हें जो करने से मना किया जाए तुम वही सब करती हो और खुद ही भूल गई कि हमने मिलकर वही तय किया था, इसलिए कहता हूँ बादाम खाया करो। आदिश दूसरी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है। वामिका का मुंह खोला का खुला रह जाता है और वो गुस्से से आदिश की ओर देखती है। तुमने मुझे बादाम खाने के लिए कब बोला, बताओ? आदिश चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अच्छा नहीं बोला तो कोई बात नहीं, अभी कह देता हूँ, याद रखना, भूल मत जाना। फिर हंसने लगता है। उसे हंसते देख वामिका भी मुस्कुराने लगती है। इधर रीता जी महेश जी को सब बात बता देती है और महेश जी को जानकर आश्चर्य होता है। वो रीता जी से पूछते हैं, ये सब तुम कैसे, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? रीता जी कहती है, हाँ चलिए। महेश जी और रीता जी खुशी खुशी वहाँ से बाहर आते हैं। रिया उन्हें खुश होते देख मुस्कुरा देती है। महेश जी जॉन से कहते हैं, कार निकालो जॉन, हमें अभी निकलना है। जॉन जवाब देता है, जी सर, और कार पार्किंग एरिया में से ले आता है। रिया उन दोनों के पास जाकर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को एक साथ और खुश देखकर। रीता जी प्यार से उनके गाल पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से है। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं आंटी, मैं नहीं, वामिका ही है जिसने सबको ये असली मुस्कान दी है, वरना आज तक हम नकली मुस्कान चेहरे पर लिए घूम रहे थे। ये सुनकर रीता जी और महेश जी एक दूसरे की ओर देखते हैं और खुश होते हैं। तभी जॉन कार लेकर आ जाता है और तीनों कार में बैठकर वामिका के घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर आदिश अस्पताल पहुंच जाता है और अनुष्का से पूछता है, अब माँ की तबीयत कैसी है अनुष्का? अनुष्का नम आंखों से कहती है, मॉम एक्सीडेंट की वजह से अपनी याददाश्त खो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें सिर के अंदरूनी हिस्से में गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से ये हालत है। अनुष्का से ये सब सुनकर आदिश को बहुत बुरा लगता है। वो अनुष्का को सांत्वना देते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो अनुष्का, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर माँ का ख्याल रखेंगे और सब ठीक हो जाएगा। इधर वामिका आदिश से कहती है, मुझे घर जाना है, ये डॉक्टर कब मुझे डिस्चार्ज करेंगे? आदिश जवाब देता है, अभी तुम्हें थोड़ी कमजोरी है, इसलिए आज के दिन बस यही आराम करो, कल सुबह होते ही तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर आदिश कहता है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ये कहकर आदिश वामिका को वहाँ छोड़कर वार्ड से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही आदिश चुपके से वामिका की ओर देखता है। वामिका बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर आदिश मन ही मन सोचता है, आई एम सॉरी वामिका, मेरी वजह से तुम्हें एक दिन यहाँ इस अस्पताल में गुजारना होगा, लेकिन मैं भी क्या करता, तुम मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। यहाँ अस्पताल में कम से कम मैं तुम्हारे साथ तो हूँ और तुम भी मुझसे बात कर रही हो। मुझे पता है तुम्हें अस्पताल में रहना पसंद नहीं। और फिर हंसते हुए, वो तो किसी को भी पसंद नहीं होता मगर अभी इसमें मेरा फायदा है, बस अभी डॉक्टर से बात करके आ रहा हूँ कि वो आज की बजाय कल सुबह तुम्हें डिस्चार्ज करे। ये कहकर आदिश डॉक्टर के पास चला जाता है। इधर रीता जी महेश जी और रिया वामिका के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर रीता जी रैना जी को महेश जी से मिलवाती है। सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी आदित्य वहां आता है और सबको हैरानी से देखता है। फिर वो रीता जी के पास जाकर खुश होते हुए कहता है, दादी आप कब आई, आप मुझसे मिलने आई हैं? आदिश को देखकर रीता जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चे, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। फिर वो बताती है, और पता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। और फिर रीता जी इशारे से महेश जी की ओर इशारा करती है कि वो आदित्य के दादा है। महेश जी को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। आदित्य कहता है, क्या सरप्राइज है दादी? रीता जी महेश जी की ओर देखती है और आदिश को उनकी तरफ इशारा करती है, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आदिश मुस्कुराकर उनकी ओर देखता है और फिर रीता जी से कहता है, थैंक यू दादी। फिर वो भागकर महेश जी के गले लग जाता है और प्यार से कहता है, दादाजी। महेश जी की आंखें नम हो जाती है। वो आदित्य को प्यार से गोद में उठाते हुए कहते हैं, अरे मेरा बच्चा, मेरा पोता, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं तुम्हारा दादा हूँ? आदित्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो दादी ने प्रॉमिस किया था कि जब वो आएंगी तो पापा और दादाजी को साथ लाएंगी, इसलिए मुझे पता लग गया कि आप मेरे दादाजी हैं। और हंसने लगता है। महेश जी बहुत खुश हो जाते हैं। आदित्य उनका हाथ पकड़कर कहता है, चलो दादाजी मेरे कमरे में चलते हैं, फिर हम बहुत देर तक खेलेंगे, आप खेलोगे ना मेरे साथ? महेश जी हंसते हुए जवाब देते हैं, हाँ बच्चे, अब तो हम सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलेंगे, चलो कहाँ है तुम्हारा कमरा, बताइए तो सही। और महेश जी आदित्य के साथ उनके कमरे की ओर चले जाते हैं। इधर रैना जी रीता जी से मिलकर बहुत खुश होती हैं और रिया और वो दोनों मिलकर काफी देर तक बातें करती रहती हैं। इधर आदिश डॉक्टर से बात करके वामिका के पास लौट आता है और अंदर जाकर देखता है कि वामिका सो रही होती है। आदिश वामिका को सोते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है कि आज तुम सुकून की नींद सो पाई हो, तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है वो यही बता रही है कि जैसे बहुत बड़ा बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। वामिका को इस तरह देख आदिश सोचता है, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी दुख का साया तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगा, तुम्हें यूं ही खुश रखूंगा, हमारी आने वाली जिंदगी बेहद खुशहाल होगी। ये सब सोचते सोचते आदिश की भी आंख लग जाती है। अगली सुबह सबके लिए एक नई शुरुआत थी, बिल्कुल ताजगी भरी। रैना जी, रीता जी और महेश जी बाहर गार्डन एरिया में बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। महेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल तो आदि के साथ समय का बिल्कुल भी पता ही नहीं लगा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। फिर वो रैना जी से पूछते हैं, माँ जी क्या आप मुझे सब बताएंगी? ये सुनकर रैना जी कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, आपको भी जानने का पूरा हक है। और वो सारी कहानी महेश जी को बता देती है। सब जानकर महेश जी कहते हैं, पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उससे सीख लेते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए और पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। वो आगे कहते हैं, वामिका जैसे ही अपने काम से वापस लौटेगी, हमें उसकी और आदिश की पूरी रीति रिवाज से शादी करवा देनी चाहिए, यही हम सबके पापों का प्रायश्चित होगा और यही ठीक भी रहेगा। आप क्या कहती हैं? रैना जी की ओर देखते हुए महेश जी पूछते हैं। रैना जी कहती हैं, ये तो आप सभी का बड़प्पन है कि आप सब भूलकर आगे बढ़ रहे हैं, और सच पूछिए तो इससे ज्यादा अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। इधर सुबह सुबह रणवीर सुभी के पास आता है और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, सुभी। सुभी रणवीर की आवाज सुनकर बाहर आती है और दरवाजा खोलती है। सामने रणवीर घुटनों के बल बैठा होता है और उसके हाथ में एक अंगूठी होती है। ये देखकर सुभी हैरान हो जाती है और रणवीर की ओर बिना किसी एक्सप्रेशन के देखती है। रणवीर की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो खड़े होकर कहता है, I'm sorry, वो मैं तुम्हें। और फिर अंगूठी को नीचे कर मुट्ठी में बंद कर लेता है। सुभी हैरानी से पूछती है, क्या हुआ? तुम ये सब, तुम ये अंगूठी मेरे लिए लाए थे? ये सुनकर रणवीर मुंह नीचे कर उदास मन से कहता है, हाँ। सुभी पूछती है, तो तुम मुझे प्रपोज करने आए थे? रणवीर फिर से कहता है, हाँ। सुभी खुश होकर कहती है, तो करो ना, मेरी तरफ से हाँ है, और अंगूठी को अपने अंगूठे में पहन लेती है। फिर वो खुश हो जाती है।
ये सब देखकर रणबीर हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 122, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। सुबह खुद ही रिंग पहनकर खुश हो रही होती है और वहीं रणबीर उसे ऐसा करते देख हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि जो कुछ हो रहा है वो हकीकत है या वो कोई सपना देख रहा है। वो चुपचाप सुबह की ओर देखता रहता है। इधर सुबह मुस्कुराते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू रणबीर कहकर उसे गले लगा लेती है। फिर खुश होते हुए कहती है, आज तुमने मुझे प्रपोज कर दिया जिसका सपना मैं कब से देख रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। जब रणबीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो सुबह उसे अलग होकर रणबीर की ओर देखती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रणबीर बेहद आश्चर्य से सुबह की ओर देख रहा होता है। सुबह के बार-बार पूछने पर वो चौंक कर कहता है, हाँ तुमने अभी क्या कहा सुबह? क्या ये सब सच है? सुबह हैरानी से उसकी ओर देखती है। मतलब तुम्हें अब तक यकीन नहीं हुआ? मैंने हाँ कहा है तुम्हें। ये सुनकर रणबीर शर्माते हुए कहता है, सच में? फिर वो सुबह का हाथ पकड़कर, थैंक यू सुबी, मैं तो कब से तुमसे ये सब कहना चाहता था पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। हमेशा यही सोचकर चुप रहा कि कहीं तुम गुस्सा या नाराज ना हो जाओ। और जब तुम आदिश सर के लिए खाना भेजने लगी तो मैं डर गया कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। रणबीर आगे कहता है, आदिश सर के लिए तुम्हारी केयर देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई थी। इसलिए अब जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुम्हें प्रपोज करने आ गया। फिर रणबीर घुटनों के बल बैठकर मुस्कुराते हुए सुबह की आंखों में देखता है और कहता है, विल यू मैरी मी? सुबह के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो खुशी से कहती है, यस रणबीर। दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ आदिश डॉक्टर से वामिका के डिस्चार्ज के पेपर लेकर वामिका को हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है। बाहर आते समय वामिका आदिश की ओर देखती है और कहती है, मुझे घर जाना है, आदि मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सुनकर आदिश मन ही मन सोचता है, क्या बात है, बेटे की इतनी फिक्र हो रही है और पति की कोई चिंता नहीं। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वामिका कहती है, मुझे दोनों की चिंता है तो तुम ज्यादा भाव मत खाओ, समझे, और मुझे घर ले चलो। ये सुनकर आदिश हैरानी से वामिका की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें कोई आवाज आई क्या? वामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, अगर अपने मन में यूं चिल्ला चिल्ला कर अपनी ही पत्नी की बुराई करोगे तो क्या तुम्हें लगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा? फिर वो हंसते हुए कार में जाकर बैठ जाती है और कहती है, चलो भी अब यही रहने का इरादा है क्या? आदिश वामिका की ओर देखकर कहता है, हाँ हाँ चलो, मैंने कब कहा कि यही रुकना है। फिर वो आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है। दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। उधर अनुपमा जी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अब किसी को भी पहचान नहीं पा रही होती। डॉक्टर उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब देखकर अनुष्का बहुत भावुक हो जाती है और आदिश के पास आकर रोने लगती है। माँ को क्या हो गया है? वो इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है? मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। आदिश उसे समझाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो अनुष्का, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैंने डॉक्टर से बात की है और उन्होंने कहा कि माँ के लिए बाहर से कुछ दवा मंगवानी पड़ेगी जिससे उन्हें आराम मिल सकता है। एक डॉक्टर नाथन को बुलाया गया है जो उनकी सिर पर लगी गहरी चोट की पूरी जांच करके हमें बताएंगे कि माँ कब तक नॉर्मल हो पाएगी। आदेश आगे कहता है, अगर तुम भी इस तरह से परेशान रहोगी तो माँ को हम कैसे संभालेंगे? इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, सब भगवान पर छोड़ दो। ये सुनकर अनुष्का हाँ में सिर हिला देती है। आदेश उसे देखकर कहता है, ऐसा करो, अब तुम घर जाकर आराम करो, मैं माँ के पास रुकता हूँ। और वो अनुष्का को घर भेज देता है। फिर खुद अनुपमा जी के वार्ड के बाहर बैठ जाता है और मन ही मन वामिका के बारे में सोचता है। दूसरी ओर आदिश और वामिका के घर पहुंचते हैं। वामिका कार से उतरकर अंदर जाने लगती है। आदिश मन ही मन सोचता है, अभी कुछ देर पहले तो पत्नी होने का हक जता रही थी और अब देखो कैसी पत्नी है जो अपने पति को एक बार भी नहीं पूछा। वो वामिका की ओर देखने लगता है। तभी वामिका पीछे मुड़कर उसकी ओर देखती है। ये देखकर आदिश दूसरी तरफ देखने लगता है। वामिका उसे अकड़ कर कहती है, अब तुम्हें घर के अंदर आने के लिए अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा। ये सुनकर आदिश अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये देख वामिका गुस्से में उसकी ओर आती है और कार का दरवाजा खोलते हुए कहती है, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, चलो अंदर चलो। ये सुनकर आदिश हैरानी से एक टक वामिका की ओर देखता रहता है और फिर मन ही मन सोचता है, यार ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? आदिश अभी सोच ही रहा होता है कि वामिका उसे कार से बाहर निकालकर उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाते हुए कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, समझे, और अब चुपचाप अंदर चलो। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पर कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली है। वामिका ये देखकर थोड़ी घबरा जाती है और पूरे घर में आदि और रैना जी को ढूंढती है। दूसरी तरफ आदिश वामिका के घर को देख हैरान होता है। भले ही घर छोटा था मगर वामिका ने उसे बहुत ही करीने से सजाया हुआ था। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी जो कि आदिश के टेस्ट से मैच करती थी। आदिश अपने ही ख्यालों में खोए हुए हर चीज को बड़े ही प्यार से निहार रहा था कि तभी वामिका कहती है, चलो हमें सिटी मॉल पहुंचना है। ये सुनकर आदिश पूछता है, पर क्यों? वामिका उसे न्यूज़पेपर की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्योंकि आदि वहीं गया है, ये देखो। वो न्यूज़पेपर आदिश की तरफ करती है और आदिश न्यूज़पेपर देखते हुए पढ़ता है, सिटी मॉल फन बिगिंस, फुल मस्ती फुल धमाल। तो बच्चों आप सब हो तैयार? तो मिलिए अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर भीम और चुटकी से। साथ ही साथ ये मत भूलिए कि आप इनके साथ एक पूरा दिन भी बिता सकते हैं। बस आपको खेलना है ये गेम और इसे खेलकर आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। आदिश ये सब देख पूछता है, इससे कैसे पता चलेगा कि आदि वहां पर ही है? ये सुनकर वामिका कहती है, मुझे पता है क्योंकि ये दोनों उसके फेवरेट कार्टून है। तो अब चलो, टाइम वेस्ट मत करो। दोनों जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। तभी वामिका के पास सुबी का कॉल आता है। ये देखकर वामिका सुबी का कॉल पिक करते हुए कहती है, हेलो सुबी, तुम कहाँ हो? सुबी कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ, कल से तुमसे बात करना चाह रही थी पर तुम कहाँ थी? वामिका कहती है, तुम कहाँ हो, मिलकर तुमसे बात करती हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन नेटवर्क इशू के कारण वामिका को कुछ समझ नहीं आता और फोन कट हो जाता है। वामिका कहती है, इस नेटवर्क को भी अभी ही जाना था। कि तभी उसका फोन फिर से रिंग होता है और वो फोन उठाकर हेलो कहती है। दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति वामिका से बात करता है और वामिका चुपचाप उसकी बात सुनती रहती है। इधर दूसरी तरफ आदेश अनुपमा जी के वार्ड के बाहर ही होता है कि डॉक्टर उन्हें शॉक ट्रीटमेंट के बाद वापस उनके वार्ड में छोड़ जाते हैं। शॉक ट्रीटमेंट के कारण वो भी बेहोश होती है, या यूं कहे वो वापस अपने पिछले जन्म में पहुंच जाती है और अधूरी कहानी के राज से पर्दा उठाती है। कहने को तो अनुपमा जी यहाँ बेड पर लेटी हुई होती है मगर उनके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। ठीक वहीं से जब सविता ने नैना को मारा था, मगर ये सब एक दिखावा था। सविता जी ने नैना को सिर्फ इसलिए मारा ताकि सुलोचना का ध्यान बच्चे से हटकर नैना के ऊपर आ जाए
और वो मौका देखकर बच्चे को लेकर वहां से चली जाए। मगर सुलोचना ये देख सविता जी के पास आती है और उनसे अपनी बहन को मारने का कारण पूछती है। वो सुन सविता जी कहती है, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बहन को मिली है सुलोचना। ये सुनते ही सुलोचना अपनी सुध-बुध खो देती है और पागलों की तरह वहां से भाग जाती है। उधर सबके जाते ही नैना उठ जाती है। नैना सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रही होती है जो कि उसे सविता जी ने करने को कहा था। और जब सब कुछ सही हो जाता है तब नैना वापस सविता जी से मिलने आती है और उनकी ओर देख कहती है, दीदी मुझे अफसोस है कि सुलोचना दीदी ने आपके साथ इतना बुरा किया, मगर आपने तारा के बच्चे को बचाकर उसे जो जीवन दिया है और साथ ही साथ ठाकुर साहब और अपना नाम दिया, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। इतना सब कुछ होने पर भी आपने उस बच्चे को अपना लिया है। ये एहसान मैं आपका सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे पता है आपने जो कुछ भी किया सब सुलोचना दीदी के कहने पर ही किया और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपकी भी बहुत मजबूरी रही है। बिना मजबूरी के कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाता और आपकी इसी मजबूरी का फायदा सुलोचना दीदी ने उठाया। सोचा था सब ठीक हो चुका है, मगर ये जानकर बहुत बुरा लगा आपने तारा के बारे में ठाकुर साहब से झूठ क्यों कहा। ये सुन सविता जी नैना जी की ओर देखते हुए कहती हैं, मैंने झूठ इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ठाकुर साहब को कोई दुख पहुंचे। कहीं ना कहीं ठाकुर साहब तारा से सच्चा प्यार करने लगे थे और अगर उन्हें ये सब पता चल जाता कि सुलोचना ने तारा को मार दिया है तो वो कभी भी सुलोचना को माफ नहीं करते और शायद खुद के साथ भी कुछ गलत कर सकते थे। मैं बहुत डर गई थी नैना, इसलिए मैंने ये सब झूठ उनसे कहा। मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी कभी ये बात किसी को पता नहीं लगने दोगी। मैं अब कुछ और बुरा सहन नहीं कर पाऊंगी नैना। नैना उनसे ये वादा कर वहां से चली जाती है, मगर सविता जी के दिल पर ये बात एक बोझ की तरह बैठ जाती है और वो खुद को अंदर ही अंदर दोषी महसूस करती है। उन्हें हमेशा ये लगता है कि उन्होंने तारा के साथ बहुत गलत कर दिया है और वो मन से हमेशा तारा से माफी मांगती रहती है। दूसरी तरफ ठाकुर साहब जो तारा के दिए धोखे से टूट चुके थे, अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। बाहर से देखने पर सब सही था, मगर अंदर सबको सब पता था और सब अपने ही कर्मों की सजा स्वयं ही भुगत रहे थे। ठाकुर साहब के जाते ही सविता जी बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि अविनाश भी बाहर पढ़ने चला गया था तो उनके पास कोई भी नहीं था। मगर सुलोचना का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ था। ठाकुर साहब के जाने के बाद जब उसे पता लगी तो वो वापस सविता जी के पास उनसे अपनी बहन की मौत का बदला लेने आई थी। और जब उसे सविता जी से ये मालूम हुआ कि उसकी बहन जिंदा है तो वो ये जानकर हैरान रह गई थी और फिर सविता जी से बिना कुछ कहे वहां से चली गई, हमेशा हमेशा के लिए, और लौट कर कभी वापस नहीं आई। और ये राज उन सबके साथ ही चले गए। हर राज एक कड़ी से जुड़ा हुआ था और वो कड़ी कोई और नहीं बल्कि नैना थी। और इस जीवन में नैना ही वामिका थी और वामिका ही एक ऐसी इंसान थी जो सिंघानिया परिवार पर लगे श्राप से पर्दा उठा सकती थी, क्योंकि पिछले जन्म में वो तारा की दोस्त थी और वही एक नेक इंसान थी जिसने तारा की हर संभव मदद की थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 123, एक दुल्हन ऐसी भी। फोन पर बात करते हुए वामिका की खामोशी को देखकर आदिश ने तुरंत सवाल करना शुरू कर दिया। क्या हुआ वामिका, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? सुभी ने क्या कहा? तुम दोनों की बात हुई क्या? क्या बात हुई? आदिश के मन में उठते हर सवाल का जवाब जानने की चाह में वो एक एक कर वामिका से पूछता जाता है ताकि किसी न किसी सवाल पर वो प्रतिक्रिया दे। लेकिन वामिका के मन में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। वो अनुपमा जी के बारे में सोच रही थी। अनुष्का से उनकी हालत के बारे में सुनकर वामिका अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गई थी। आखिरकार वामिका ने आदिश की ओर देखा और कहा, मुझे वापस देहरादून ले चलो। ये सुनकर आदिश चौंक गया। देहरादून? मगर अचानक से क्यों? वामिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है, प्लीज तुम मुझे वहाँ ले चलो। वामिका को ये परेशान होते देख आदिश ने तुरंत हामी भर दी और फिर कार को देहरादून की ओर मोड़ लिया। दूसरी तरफ आदि और परिवार के बाकी लोग सिटी मॉल में थे और सभी मिलकर खूब एंजॉय कर रहे थे। रैना जी ने रीता जी से कहा, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, आप लोग आदि को लेकर यही आ जाइएगा। रीता जी ने उनकी ओर देखकर कहा, ठीक है, और महेश जी और आदि की ओर चली गई। महेश जी आदि के साथ टॉय कार में बैठे हुए उसे कार चलाना सिखा रहे थे। ये देख रीता जी बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचा, आदि ने हमारे जीवन में आकर इसे खुशियों से भर दिया है। आज तक मैंने महेश जी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। उन्हें याद आया कि आदिश और ओमी का बचपन इस तरह नहीं बीता था, क्योंकि उस समय उन पर सिंघानिया एम्पायर की जिम्मेदारी थी। हमेशा काम में व्यस्त रहने के कारण वे अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे पल एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन आज आदित्य की वजह से महेश जी ये पल जी पा रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि वो आदि के साथ कितना खुश हैं। आदि ने हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी है, मगर इन सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ वामिका को जाता है। उसका ये एहसान, ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। उसने जो हमारे लिए किया, हमारे परिवार के लिए किया है, वो कोई और या यूं कहूं मैं खुद भी नहीं कर सकती थी। मैं खुद को महान समझ बैठी थी, वो भी इसलिए कि मैंने अपने दोस्त का उस वक्त साथ दिया जब वो अकेले था। मगर मैं ये भूल गई कि उसमें मेरा स्वार्थ था। स्वार्थी तो मैं भी थी, लेकिन वामिका, उसने तो बिना किसी स्वार्थ के आदिश का साथ दिया। उसे मुस्कुराना सिखाया, उसे प्यार करना सिखाया, उसके चारों तरफ बनी नफरत और अविश्वास की दीवार को गिराया, उसे रिश्तों पर विश्वास करना सिखाया। सच में वामिका की जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। ये सब सोचते हुए रीता जी का ध्यान वामिका की ओर गया और उन्होंने सोचा कि रैना जी ने तो कहा था कि वामिका आदि के लिए कहीं भी आ सकती है, मगर वो अभी तक यहाँ नहीं आई। फिर उन्होंने खुद को समझाया, मैं भी ना क्या सोच रही हूँ, हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। ये सोचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए महेश जी की ओर देखा और आदि से कहा, चलो आदि, तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाती हूँ। ये सुनकर आदि ने रीता जी की ओर देखा और कहा, ठीक है दादी चलिए। महेश जी ने ये देख कहा, अरे मेरे लिए तो रुको भाई, मैं भी तो हूँ। रीता जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, जी हमने आपको कहाँ मना किया, आप भी चलिए। फिर तीनों उस ओर चल दिए जहाँ रैना जी थी और वहीं बैठकर आइसक्रीम का ऑर्डर किया। दूसरी तरफ सुबी आज के दिन अपनी खुशी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी और वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। मगर वामिका से बात न हो पाने के कारण अब वो ये सब नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने रैना जी को कॉल किया और उनसे बात करते हुए उसे पता चला कि वो सब लोग सिटी मॉल में है, तो वो भी उनके पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। आदेश ने रणबीर को कॉल कर देहरादून वापस आने को कह दिया, तो रणबीर तुरंत वापस देहरादून के लिए रवाना हो गया। उधर अनुष्का वामिका के बारे में सोच रही थी और मन ही मन कह रही थी, तुम में और मुझ में कितना फर्क है वामिका। मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया, फिर भी तुम मेरे एक बार कहने पर उनकी तबीयत के बारे में सुनते ही उनसे मिलने यहाँ तक आ रही हो। ये तुम्हारा बड़प्पन है वामिका। मैं भले ही तुम जैसी दिखती हूँ, लेकिन मुझ में तुम्हारे जैसे एक भी गुण नहीं है। दूसरी तरफ आदेश अस्पताल में अनुपमा जी की देखभाल कर रहा था, क्योंकि अब उनकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पहले उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे, लेकिन शॉक थेरेपी के बाद से वे किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने आदेश की ओर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रॉय, मुझे नहीं लगता कि अनुपमा जी अब कभी ठीक हो पाएंगी। जिस तरह से ये बर्ताव कर रही हैं,
उसे यही लगता है कि वे सब कुछ भूल चुकी है और किसी पुरानी याद में अटक गई है। जब तक वे खुद को उस याद से बाहर नहीं निकालती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि वे कब ठीक होंगी। ये सुनकर आदेश परेशान और हैरान होकर बोला, डॉक्टर, पर माँ, आपने तो कहा था कि शॉक ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है, ऐसा क्यों? आदेश भावुक होकर कहता है, आप कुछ भी कीजिए और उन्हें ठीक कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। उधर वामिका और आदेश देहरादून पहुंचने वाले होते हैं कि तभी ओमी का कॉल आता है। ओमी कुछ जरूरी बात करना चाहता था, इसलिए उसने फोन काट दिया। आदेश ओमी के इस तरह फोन काटने पर सोच में पड़ जाता है कि ऐसी क्या जरूरी बात हो सकती है जो ओमी फोन पर नहीं बता सकता था। आदेश अभी यही सोच रहा था कि वामिका उससे कहती है, बस यही कहा रोक दो, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हारे भी जरूरी काम होंगे तो तुम जाओ। आदेश ने वामिका से कहा, नहीं, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा जहाँ मुझे जाना है। वो वामिका से पूछता है, तो बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? वामिका मन ही मन सोचती है, अगर मैंने आदेश को मुझे अस्पताल छोड़ने को कहा तो वो 100 तरह के सवाल करेगा और फिर मेरे साथ आने की जिद भी करेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ आओ और अनुपमा जी से मिलो। वामिका को सोच में डूबे देख आदेश कहता है, तुम कुछ बोलोगी भी? तुम्हें कहाँ जाना है? वामिका ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे मॉल की तरफ ही जाना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ में देखे, इसलिए मैंने तुमसे मुझे यहीं उतारने को कहा। आदेश ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो अगले मोड़ पर तुम कार से उतर जाना। वामिका ने सहमति में सिर हिलाया और अगले मोड़ पर उतर गई। आदेश बिना वामिका की ओर देखे कार स्टार्ट कर वहां से चला गया। वामिका भी एक टैक्सी लेती है और उसे लाइफ केयर अस्पताल जाने को कहती है। कुछ ही देर में वामिका अस्पताल के बाहर पहुंचती है और किसी को कॉल करती है। उधर आदेश जल्दी से घर पहुंचता है और ओमी से मिलता है। वो पूछता है, क्या बात है, तुमने मुझे ऐसे अर्जेंट क्यों बुलाया? ऐसी भी क्या जरूरी बात थी जो तुम फोन पर नहीं बता सकते थे? ओमी उसकी ओर देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, भाई वो और फिर वो आदेश को कुछ बताता है जिससे आदेश एकदम शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ सुभी, रैना जी, रीता जी, महेश जी और आदेश शॉपिंग कर रहे होते हैं और आदि उनके साथ बहुत खुश होता है। सुभी ने रैना जी से पूछा, दादी माँ, वामिका को हमारा सरप्राइज पसंद तो आएगा ना? रैना जी ने प्यार से कहा, हाँ बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम उसकी चिंता मत करो। सुभी खुश होकर कहती है, ठीक है दादी माँ, वैसे भी बहुत मजा आने वाला है, आप क्या कहती हो? रैना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ वामिका अस्पताल के बाहर थी और तभी अनुष्का वहां पहुंचती है। उसने वामिका से कहा, थैंक यू वामिका, मेरे कहने पर तुम वहां से मिलने आई। वामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू की जरूरत नहीं है अनुष्का, अनुपमा जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अनुष्का ने भावुक होकर कहा, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है वामिका। वामिका ने कहा, चलिए अंदर, और अनुष्का के साथ अस्पताल के अंदर चली गई। वामिका को आते देख आदेश थोड़ा हैरान रह जाता है और अनुष्का की ओर देखता है। वामिका आदेश के पास आकर कहती है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि अनुपमा जी की तबीयत ठीक नहीं है। आदेश ने जवाब दिया, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, हमारे परिवार की वजह से तुम पहले ही कितनी मुसीबतें झेल चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अब तुम पर कोई भी मुसीबत आए। वामिका ने आदेश से कहा, पर तुम मेरे दोस्त हो, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम तो आ सकता है ना, बोलो। आदेश चुप हो गया और वामिका ने उन्हें बाहर रहने को कहा और अकेले ही अनुपमा जी के रूम में चली गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब अनुपमा जी और वामिका ही उस कमरे में थी। अनुपमा जी बेड पर बेहोश लेटी हुई थी और वामिका उनकी साइड में आकर बेंच पर बैठ गई। दोनों अंदर अकेली थी। ऐसा सिर्फ अनुष्का और आदेश को ही लग रहा था, लेकिन अंदर उन दोनों के साथ कोई तीसरा भी मौजूद था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 124। एक दुल्हन ऐसी भी, राज। कोई नहीं जानता था कि वामिका और अनुपमा जी के अलावा भी कोई और उस वार्ड में मौजूद हो सकता था। जैसे ही वामिका अंदर जाती है, समय मानो थम जाता है, हर चीज जैसे स्थिर हो जाती है और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। इधर वामिका के अंदर आने के बाद अचानक अनुपमा जी होश में आ जाती है। उनकी नजरें वामिका पर पड़ती है और वो धीरे धीरे बेड से उठते हुए कहती हैं, नैना, मुझे माफ कर दो नैना। वामिका उनकी ओर देखती है और धीरे से कहती है, सुलोचना दीदी। ये सुनकर अनुपमा जी एकदम टूट जाती है। वे कहने लगती हैं, मुझे माफ कर दो नैना, अपने बदले की आग में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि ये भी भूल गई कि तुम मेरी छोटी बहन हो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला और हमेशा प्यार किया, पर इस प्यार ने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। अनुपमा जी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और कहती हैं, मैं रघुनाथ जी से बहुत प्यार करती थी, मगर उन्होंने कभी मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया। सविता मेरी सहेली के लिए उन्होंने मुझसे सहायता मांगी और उससे अपने प्यार का इजहार किया। सविता ने मेरी दोस्ती का मान नहीं रखा और रघुनाथ जी से शादी कर ली। अनुपमा जी की आवाज में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। मैंने कसम खाई कि उसकी गृहस्थी कभी बसने नहीं दूंगी और मैं सफल भी हुई। मैंने तारा के साथ ऐसा किया क्योंकि मुझे लगा कि उसने मेरी खुशियों को छीन लिया है। इतने में अनुपमा जी की नजर तारा पर पड़ती है जो वामिका के साथ खड़ी होती है। तारा को देखते ही अनुपमा जी बौखला जाती है और वामिका से कहती है, नैना, इसने मेरे सपनों को तोड़ दिया, मेरी खुशियों को मुझसे छीन लिया, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। वामिका धीरे से कहती है, बस दीदी, अब और नहीं, अब और नफरत नहीं। तारा ने कभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने तो आपके साथ किए अन्याय को भी भुला दिया था। आपने अपने बच्चे को खो दिया, मगर तारा ने अपनी खुशियां, अपने प्यार को खोया। वामिका की बातों ने अनुपमा जी के दिल में गहरी चोट पहुंचाई। वामिका ने कहा, आपने तो अपना प्यार कभी नहीं पाया, मगर तारा, जिसने सब कुछ खो दिया, फिर भी उसने आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब आपको अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। अनुपमा जी तारा की ओर देखकर कहती है, नैना, मुझे माफ कर दो। वामिका कहती है, माफी मुझसे नहीं बल्कि तारा से मांगिए, अपने हर गुनाह की माफी तारा से मांगिए। ये सुनकर अनुपमा जी तारा की ओर मुड़ती है और कहती है, मुझे माफ कर दो तारा, मैं अपने हर गुनाह की माफी चाहती हूँ। तारा वामिका की ओर देखती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वामिका कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अब इन्हें माफ कर देना चाहिए, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। इधर अनुपमा जी बार बार मुझे माफ कर दो की रट लगाई रहती है। तारा वामिका की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और फिर सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। बाहर खड़े आदेश और अनुष्का जब अनुपमा जी को होश में आते देखते हैं तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। अनुष्का अनुपमा जी की ओर बढ़ते हुए कहती है, माँ, आप ठीक हो? अनुपमा जी अनुष्का की आवाज सुनकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वे आदेश की तरफ देखती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बेटे,
मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन पाई, जबकि तुमने हमेशा मेरे बेटे होने का फर्ज निभाया। आदेश की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी होती है। वो अनुपमा जी के पास जाकर माँ कहकर उन्हें गले लगा लेता है। अनुष्का ये देखकर बेहद खुश हो जाती है। बचपन में जिस परिवार के बारे में वो केवल सपने देखती थी, आज वो उसका हकीकत में हिस्सा बन गई है। ये सोचकर उसका दिल खुशी से भर जाता है। उधर आदेश को भी उसकी माँ मिल गई है और ये बात उसे बहुत सुकून देती है। सबको खुश देखकर वामिका वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आदेश और अनुष्का उसे रोकते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वामिका, तुमने हमें हमारी माँ लौटा दी। वामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे कारण हुआ है आदेश। तुम्हारे प्यार और देखभाल की वजह से ही अनुपमा जी ठीक हो गई और तुम्हें तुम्हारी माँ और उन्हें उनका बेटा मिल गया। अब सब ठीक हो रहा है। ये सुनकर अनुष्का वामिका के पास आकर कहती है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा वामिका, लेकिन आज मैं एक बात कहती हूँ, थैंक यू। अगर तुम हमारी जिंदगी में न आई होती तो शायद हम एक परिवार होते हुए भी अलग अलग जी रहे होते, और शायद तब मुझे किसी चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मगर तुमसे मैंने एक चीज सीखी है, परिवार के मायने। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी से भी बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच वामिका। वामिका मुस्कुराते हुए अनुष्का की ओर देखती है और फिर बाय कहकर वहां से चली जाती है। पीछे रह जाता है एक हंसता खेलता परिवार। एक हफ्ते बाद आदेश के घर में बहुत चहल पहल हो रही होती है। पूरा घर रंगीन रोशनियों से जगमगा रहा होता है। घर के नौकर जाकर हर कोने को सजाने में व्यस्त होते हैं। फूलों की खुशबू पूरे घर में बिखरी होती है। दूसरी तरफ आउट हाउस को भी फूलों से सजाया गया होता है और पूर्वजों की तस्वीर के साथ एक नई तस्वीर भी जुड़ जाती है। ये देखकर वामिका बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तारा की आत्मा की शांति के लिए घर पर पूजा करवा रही है। उसने हर वो काम किया है जो तारा को पसंद था। वामिका ने खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पंडित जी और ज्योतिषी वहां आ चुके होते हैं और हवन शुरू हो जाता है। परिवार के सभी सदस्य हवन में शामिल होते हैं। धीरे धीरे हवन कुंड में भोजन की आहुतियां दी जाती है और पूरे घर में हवन की खुशबू फैल जाती है। जैसे ही हवन समाप्त होता है, पंडित जी और ज्योतिषी को भोजन कराया जाता है। उनके भोजन करने के बाद सभी लोग उस स्थान पर घर के दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वामिका वहीं रुक जाती है। वो देखती है कि काला साया यानी कि तारा वहां आती है। तारा पूर्वजों की तस्वीरों की ओर देखती है और अपनी तस्वीर उनके साथ देखकर उसे आत्मिक शांति मिलती है। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान आ जाती है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। तारा धीरे धीरे काले रंग के कपड़ों से सफेद और रोशनी से जगमगा उठती है। ये देखकर तारा पलट कर पीछे देखती है तो सामने उसके रघुनाथ जी खड़े होते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 125, एक दुल्हन ऐसी भी, अंतिम भाग। तारा पलट कर देखती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ जी होते हैं। रघुनाथ जी को देखकर तारा कुछ कहने ही लगती है, लेकिन रघुनाथ जी उसकी ओर देखकर कहते हैं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है तारा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हम शर्मिंदा है कि हम अपनी तारा को समझ नहीं पाए। हमने इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा, फिर भी हम ये जानते हुए भी कि हमारी तारा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, फिर भी हमने तुम्हारे लिए कहे एक एक शब्द को सच मान लिया। मगर हमारा दिल जानता है कि हम दिल से तुम्हारी कमी मिटा नहीं पाए, ना ही खुद को तुम्हारी यादों से दूर कर पाए। हमें माफ कर दो तारा, जीते जी ना सही, लेकिन अब तो हम साथ रह सकते हैं। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। ये सुनकर तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर तारों की रोशनी में उनके साथ चली जाती है। ये सब देखकर वामिका की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसके दिल में तारा के लिए खुशी भी होती है। उसे अपनी और तारा की सारी मुलाकातें याद आ जाती हैं, जैसे हॉस्पिटल में तारा का वामिका को उसके पिछले जन्म की याद दिलाना, हर कदम पर उसे सचेत करना, अनुपमा जी की चालों से बचाना और अंत में उसे अनुपमा जी के साथ उसके रिश्ते के बारे में बताना। धीरे धीरे तारा ने हर रात से पर्दा उठाया और आज आखिरकार वामिका ने रघुनाथ जी और तारा को मिला दिया और रघुनाथ जी को दिए हुए अपने वचन को भी पूरा कर दिया जो उसने पिछले जन्म में नैना के रूप में दिया था। आज वो फिर से दुल्हन बनने जा रही थी, एक ऐसी दुल्हन जो कदम कदम पर आई चुनौतियों को पार कर दुल्हन बनी थी। आज सिंघानिया परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। आदेश और वामिका की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो रही थी। अब ना तो कोई उसका दुश्मन था और ना ही कोई श्राप। सब लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। रैना जी अपनी पोती को दुल्हन बने देख बहुत खुश थी और मन ही मन उसे ढेर सारे आशीर्वाद दे रही थी। शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदेश सबको वामिका से मिलवाता है और कहता है, मिलिए मेरी वाइफ मिसेस वामिका आदेश सिंघानिया से, और ये है माय सन आदित्य सिंघानिया। प्रेस रिपोर्टरों को ये एक बहुत बड़ी खबर मिल चुकी थी, तो हर तरफ वामिका और आदेश के ही चर्चे थे। इधर सुबी भी वामिका को रणबीर के प्रपोजल के बारे में बता देती है, तो वामिका की शादी के बाद ही वे दोनों भी शादी कर लेते हैं। उधर रेहान रिया को प्रपोज करता है और दूसरी तरफ ओमी भी रिया को प्रपोज करते हुए कहता है, पहले मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई थी रिया, तो तुम पर पहला हक मेरा है। ये सुनकर रिया कंफ्यूज हो जाती है, फिर ओमी की ओर देखकर कहती है, सॉरी ओमी, मुझे नहीं लगता तुम्हारा अब भी कोई चांस है, और वो रेहान के साथ चली जाती है। कुछ दिन बाद वामिका सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सबको चाय देने के बाद वो रीता जी की ओर देखती है और पूछती है, माँ चाय कैसी बनी है? रीता जी उसकी ओर देखते हुए कहती है, अभी ठीक है, पर कोशिश करती रहो। ये सुनकर वामिका उदास हो जाती है। तभी रीता जी हंसते हुए कहती है, चाय वाकई में बहुत अच्छी बनी है। मुझे अच्छा लगा कि तुम इस घर के सारे रीति रिवाजों को अच्छे से सीख गई हो। ये सुनकर वामिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदेश भी मुस्कुराते हुए वामिका की ओर देखता है। उधर आदि भी मुस्कुराते हुए वामिका के पास आकर कहता है, मम्मा आप खाना तो बहुत अच्छे से बना लेती हो, पर चाय क्यों नहीं? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी रीता जी आदि से कहती है, बेटे मम्मा को सब आता है, हम सब तो मजाक कर रहे थे। ये सुनकर आदि भी मुस्कुरा देता है। वामिका रीता जी की ओर देखकर कहती है, माँ आज आपकी और पापा की मूवी की टिकट्स बुक करवा दी है, तो आप लोग अपनी डेट अच्छे से एंजॉय करना। हाँ? रीता जी कहती है, पर आदि। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, उसका ध्यान हम रख लेंगे, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। कुछ देर में ही रीता जी और महेश जी तैयार होकर नीचे आते हैं। सभी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। आदि रीता जी से कहता है, वाओ दादी आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। महेश जी हंसते हुए कहते हैं, और तुम्हारे दादाजी? आदि मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आप भी अच्छे लग रहे हो, पर मेरी दादी जितने नहीं। और दौड़कर रीता जी के गले लग जाता है। सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। फिर महेश जी रीता जी से कहते हैं, चलिए मिसेस सिंघानिया, और उनका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर मूवी के लिए निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ वामिका ने आज सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी। जब आदिश को ये बात पता चली तो वो हैरान और परेशान होकर बोला, तो फिर घर में खाना कौन बनाएगा? वामिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं, और तुम मेरी मदद करोगे, समझे? अब चलो किचन में। फिर उसने अपने बेटे आदि से पूछा, बेटे तुम क्या खाओगे? आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा चीज डम्पलिंग और मीठी शकरकंदी। ये सुनकर वामिका मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। और फिर आदिश का हाथ पकड़कर उसे लगभग किचन में खींचते हुए ले गई। कुछ देर बाद किचन में आदिश प्याज काटने में जुटा हुआ था। तभी वामिका ने कहा, तुम्हें केवल खाना बनाना आता है क्या? जल्दी से हाथ चलाओ, प्याज काटने में इतना समय नहीं लगता। आदिश ने आंखों में आंसू लिए हुए जवाब दिया, तुम ठीक नहीं कर रही हो, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। वामिका ने हंसते हुए कहा, तो किस किताब में लिखा है कि पति अपनी पत्नी की मदद नहीं कर सकते? आदिश ने नाराजगी से कहा, तुम मेरे प्यार का फायदा उठा रही हो। वामिका ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ तो? आदिश ने गुस्से में कहा, तो? वामिका ने अकड़ते हुए पूछा, हाँ तो बोलो। आदिश चुप हो गया और फिर बोला, तो कुछ नहीं, उठाओ प्याज। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद आदिश को अचानक याद आया कि आदि बहुत देर से दिखाई नहीं दिया। उसने वामिका से पूछा, आदि कहाँ है? वामिका मुस्कुराते हुए बोली, और कहाँ होगा, अपनी परिमा के साथ। परिमा और कोई नहीं बल्कि तारा थी। वो मुक्ति तो पा चुकी थी, मगर आदि के लिए उसकी ममता ने उसे इस घर से जाने नहीं दिया था। इसलिए जब तक आदित्य बड़ा नहीं हो जाता वो आदि के साथ खेलने वहाँ आ सकती थी, और आदि भी उसके साथ बड़े ही प्यार से रहता था। दोनों को यूं खेलते देख आदिश और वामिका भी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणियां अब सच होने लगी थी। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या ये सब सच में हो रहा है? तभी तारा उसकी ओर आती हुई बोली, कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती मगर होती हैं। ये सुनकर ज्योतिषी चौंक कर बोला, गुरुमा आप आ गई। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको मुझे बताना ही होगा कि आपने उस लड़की को क्यों नहीं मारा, और वे दोनों लड़कियां एक जैसी क्यों थी? तारा हंसते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे मारना चाहती थी? और रही बात एक जैसी दिखने की, तो वो मेरी माया थी। मैंने ही वामिका की शक्ल अनुष्का को दे दी थी, और उसकी माँ भी ये जान नहीं पाई थी, क्योंकि मैंने उसकी याददाश्त से उसकी बेटी के असली चेहरे को मिटा दिया था। ज्योतिषी ने पूछा, तो फिर? तारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर क्या, मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा, क्योंकि किसी को मारना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद उस घर की और उस घर के लोगों की रक्षा करना था, समझे? ज्योतिषी ने फिर पूछा, तो फिर भविष्यवाणी, उसका क्या? तारा हंसने लगी और वहां से गायब हो गई। ज्योतिषी यही सोचता रह गया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसने तो भविष्यवाणी की थी कि वामिका की मौत हो जाएगी, मगर वो तो जिंदा है। वो इधर उधर देखते हुए गुरुमा करता रहा। दूसरी तरफ रात के समय वामिका और आदिश बाहर गार्डन में टहल रहे थे। आदिश ने वामिका की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम मेरी वाइफ भी बन गई हो और मेरे बच्चे की माँ भी, मगर हमने बहुत से हैप्पी मोमेंट्स खो दिए वामिका। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें फिर से उन पिछले 3 सालों को जी लेना चाहिए जिसमें हम तुम दूर थे? वामिका ने आदिश की ओर देखकर जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम आदि को संभालने लायक नहीं हो जाते तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आदिश ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन वामिका, मुझे मेरी बेटी को भी तो खिलाना है। वामिका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं, पहले मुझे मेरे बेटे के लिए ये आम का पेड़ लगाना है। आदिश ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी हो जाएगा ये तो? वामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे नहीं होगा आदिश। आदिश ने अकड़ कर कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो वामिका? तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मैं आदिश सिंघानिया हूँ, जो कुछ भी कर सकता है। पर वो अलग बात है कि मैं यहाँ गड्ढा नहीं खोद सकता। ये सुनकर वामिका हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे नहीं होगा। आदिश ने कहा, अब तो मैं तुम्हें ये साबित करके रहूंगा। और वो गड्ढा खोदने लगा, लेकिन उसकी सांस फूल गई। वामिका ने उसकी ओर देखा और दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए हंसने लगे। अब सिंघानिया मेंशन वीरान नहीं था, वो अब आदिश और वामिका की नोक-झोंक वाली हंसी, आदि की प्यारी सी हंसी और महेश जी और रीता जी की हंसी की आवाजों से गूंज रहा था। वास्तव में उस घर की दुल्हन ने उस घर को पूरी तरह से बदल दिया था। Like, comment, subscribe for more episodes.